अब बता दो। नहीं तो खोल ले इसका आंसर, हाँ। बोल रहे। तो इसका थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि एकदम ही शुरू कर दिया डेविड ईस्टन से। वी कुड हैव गिवन सम पॉलिटिकल थ्योरी का थोड़ा बहुत डेफिनेशन और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवे, डेविड ईस्टन गिव कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ डिक्लाइन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पॉलिटिकल थ्योरी loses its relevance because of absence of reliable data, verification, value-free analysis, and quantification. David Easton and many other scholars such as Peter Lastley, Robert Dahl framed the historicist, traditionalist, and institutionalist for the decline of, yeah, I think blame the for the decline of political framed. According to Eastern historicists, not deals with contemporary developing issues, rather they gave century-old ideas. He criticized Dunning and Savin for living parasitically old century ideas. He was surprising that despite political crises like World War, no new ideas or philosophers emerged after Mill and Marx. David Easton called traditional theory as mental uh, speculation rather political theory. He also held that studies of institutionalists is only static. It does not deal with developing countries because according to Easton, developing societies constitution exists, but constitutionalism does not exist. Not only David Easton, क्या थोड़ा सा ऊपर का Alfred Cobbin also held that discipline is in the state of decline. He held that whether in communist or capitalist society, no conflicting there is no conflict of values, so theory is in decline. S.M. Lipset held that no more conflict of values needed because liberal democracy is best form of government. मुझे एंडिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम लगा। एंडिंग में हम थोड़ा पॉजिटिव में वो दे सकते थे कि डिक्लाइन नहीं है पर देर आर इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडिया, मतलब क्राइसिस है पर डिक्लाइन नहीं कर। ठीक है। और कुछ एडिशन इसके अंदर करना चाहिए क्या? मेरे को बाकी एक चीज पूछनी थी, जैसे लाइक आप लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन है डिक्लाइन को लेके, कि मैंने एक्चुअली अलग अलग सोर्सेज में ना डिक्लाइन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। कि मतलब एक ओके। तो हो गया कि डिक्लाइन था देन बिहेवियरलिस्ट केम, वो एक हम्म। इंटरप्रिटेशन है। फिर एक हम्म। इंटरप्रिटेशन ये देखा कि बिहेवियरलिस्ट अपने आप में देयर वर्क इटसेल्फ लेड टू डिक्लाइन, तो ये शायद दोनों का जोड़ के डिक्लाइन बताना है क्या, फिर रिसर्जेंस बताना है? हाँ, मतलब मैंने तो इग्नू के नोट्स में मुझे मिला नहीं है ये चीज, तो मैंने तो नोट्स में ही पढ़ा। तो मैम हम्म। ने तो दोनों चीजों को ही ब्लेम किया है। मतलब शी हैज सेड दैट देयर हैज बीन क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी ट्वाइस, फर्स्ट बिकॉज हम्म। ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट एंड सेकंड हम्म। बिकॉज ऑफ द बिहेवियरलिस्ट। तो दोनों को ही मैम ने क्राइसिस में ही रखा है, मतलब डिक्लाइन में ही रखा है। ओके पर ओके, फिर बाद एक्चुअली में नहीं, उसमें, हाँ हाँ बोलो। नहीं बोला। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि उसमें एक्चुअली थोड़ा सा ओवरलैप है, जैसे जो बिहेवियरलिस्ट जब आ रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है, तो जैसे जो रिसर्जेंस भी है उसमें बीच में फोर्टीज एंड फिफ्टीज में अदरवाइज कह रहे हैं डिक्लाइन है, बट फोर्टीज एंड फिफ्टीज में ही हाना अरेंट वगैरह लिख रहे हैं, उसको भी रिसर्जेंस ही बता रहे हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से जो बोल रहे हो वो वैसा सही है कि उसको अगर थ्योरी अप्रोचेस के हिसाब से लें तो बेटर है कि डिक्लाइन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिक्लाइन में हमें दोनों डिक्लाइन बताने हैं, या कि वंस ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण जो डिक्लाइन हो रहा है वो, एंड देन बिहेवियरल अप्रोच के कारण जो डिक्लाइन हो रहा है वो, या तो शायद डिक्लाइन वाला आंसर होलिस्टिकली कवर होगा। और फिर तो लास्ट में थोड़ा मैं सा तो वही दे सकते हैं कि डिक्लाइन ना करके हम उसको ये कह सकते हैं कि मतलब वही दैट इट हैज रिवाइव्ड इटसेल्फ विद पोस्ट हाँ आई बिहेवियरलिज्म भी थिंक ला सकते हैं, आई थिंक। वही पोस्ट बिहेवियरिस्ट ला सकते हो, या फिर वो भी ला सकते हो, क्या नाम बोलते हैं, वो एक जेनरिक स्टैंडर्ड लाइन है ना कि सबसे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंटेस्टेड रहता है, और वो वो सारी सिंथेसिस वैल्यूज एंटी को। सिंथेसिस वाला, क्या क्या? सिंथेसिस और एंटी सिंथेसिस वाला। हाँ मतलब उसी के सेंस में कि बहुत ही डेमोक्रेटिक ये है, क्या बोलते हैं, वो सब्जेक्ट है।
और अलग अलग वैल्यूज जो है इसके अंदर टाइम टू टाइम आती रहती है। आई थिंक वो स्ट्रेंथ में थोड़ा मतलब जेनरिक वो रहेगा, बाकी कोई स्कॉलरली व्यू को बता दो। थिंक ये था ना। स्कॉलर तो इसने डाला हुआ है अपने क्वेश्चन में भी वैसे तो, पर उससे एंडिंग थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब बीच में डाल सकते हो स्कॉलर को जिसने लिमिटेड डाला हुआ है। तेरे पास कोई और है क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं, मैंने एक बस स्टैंडर्ड आंसर उसमें ये पॉलिटिकल थ्योरी वाले में ये लिखा था, डिबेट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ पॉलिटिक्स एंड सो इज द हार्ट एंड सोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो उस टेंस में मैं सोच रहा था, तो डिबेट चलती रहती है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, नई नई वैल्यूज आती रहती है। हाँ, एक और कहीं मैंने पढ़ा था कि इवन डिक्लाइन जो बोल रहे हैं वो भी ओवर स्टेटेड है, कि लाइक जो जिस फेज में ये लोग कह रहे हैं कि 40s 50s में डिक्लाइन था, तो उसी फेज में ये हाना अरेंट वगैरह लिख रहे थे, तो डिक्लाइन तो लाइक इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। हम्म। उसी टाइम पे बाकी लोग भी लाइक अपना एक अलग लेवल पे एक पैरेलली रिवाइवल भी चल रहा था, तो वैसा करेक्ट। एक है, बट वही उसको थोड़ा सा इंक्लूड करना उतना मुश्किल रहेगा शायद। डिक्लाइन में मेरे ख्याल से बेस्ट वही है, क्योंकि ये एक कैसे टाइमलाइन टाइप कर सकते हैं हम कि वी डिस्कस अबाउट व्हाट वाज देयर, देन व्हाई देयर वाज अ डिक्लाइन, और फिर बता सकते हैं रिसर्जेंस, और उस रिसर्जेंस का नेक्स्ट मतलब कंटिन्यूएशन में होगा कि वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कंक्लूड डिक्लाइन को कंक्लूड करो रिसर्जेंस पे, और रिसर्जेंस का कोई आंसर को स्टार्ट करो डिक्लाइन से। हाँ ये सही है, वैसे करेक्ट। तो इवन यूपीएससी ने भी वैसे ही पूछा है, 18 में उन्होंने डिक्लाइन पूछा है, 19 में रिसर्जेंस। सही है। और इसमें तो वो आई सब थिंक आ सकते हैं क्या, वो रेडिकल या फेमिनिस्ट वो सब लिख सकते हैं? हाँ यार, मैं जो थोड़ा बहुत कंटेंट ढूंढ रहा था तो रिसर्जेंस में मैंने डाला है वो चीज़, तो वैसे मतलब रिसर्जेंस में है वो चीज़, अच्छा, डिक्लाइन में। ये क्वेश्चन वहीं खत्म कर दें। हाँ मतलब रिसर्जेंस हो रहा है, रिसर्जेंस लाइक यू कैन से कि रिसर्जेंस अलग अलग तरह से फेमिनिज्म मल्टीकल्चरलिज्म वगैरह आके रिसर्च कर गया, रिवाइव कर गया ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी, दैट यू कैन से इन योर कंक्लूजन। हाँ, मैं भी वही हाँ, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, करेक्ट। थिंक इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, फिफ्थ। what is the nature of crisis in political theory, suggest remedies to overcome it। लिखा है क्या? गौरव है ना, गौरव ने लिखा। गौरव आगे का। गौरव भाई, हाँ इस पे बताओगे क्या लिखा है आपने? यार मेरे पास आज नोट्स नहीं है, आप पढ़ दो, मैं बता दूंगा बीच में, मैं बाहर हूँ थोड़ा। Right. The question was, so what is the nature of crisis of political theory? Suggest remedies to overcome it. Okay, यार ये गोल्ड कॉब डिफाइन, गोल्ड कॉब लिखा है ये, गोल्ड हाँ, गोल्ड को गोल्ड कॉब KOL। define political theory as subfield of political science, which include political philosophy, scientific criteria, linguistic analysis of political ideas, discovery and systemic development of generalization about political behavior. After World War II, UN convened conferences of academicians from different disciplines for reconstruction and redevelopment. Political scholars were ignored. Then it was realized the crisis of political theory. David Easton has analyzed the nature of crisis of political theory. He gives several reasons for it. Traditional political theories were predominantly under the influence of philosophical, historical, and empiricism approaches. These approaches were criticized as armchair theory as they ignored the ground reality. As Easton puts, political theory today is interested primarily of history of ideas. Their theories were highly value laden. Also, uh, according to Easton, over ever increasing role of historicism in the major cause of is the, it was the major cause of declining political theory. He criticized scholars like Dunning and Sabine for overemphasis on history. Sorry. Uh,
History is a past politics and politics is the present history. This made political theory completely dependent on history and lost its own identity. After two world wars, when traditional approaches came under criticism, new approach developed for the revival of political theory in the form of behavioralism. It completely rejected the study of normative issues and intended to make political science pure science. Its exponents aggressively focused on fact data collection. Lord Bryce held that we need facts, facts, and facts. Later, Easton criticized them as hyper-factualism because they failed to dictate the purpose of the data collection and unable to relate the facts to the theory. In contemporary world, there are other causes which led to decline of the political rise of uh, हाँ हाँ In contemporary world, there are other causes which led to decline the political theory like rise of feminism and fascism, curb the freedom of political scholars, scientists, individuals. Even in liberal democratic countries, people have ignored their role and believed that democracy was a kind of talisman and adopted passive and complacent attitude. This hinders the evolution of alternate types. Hence, collectively, these reasons cause the decline of political theory. However, the advent of post-behavioralism, social liberal scholars like John Rawls, Leo Strauss, Berlin directed to revival of political theory. Post-behavioralism adopted value-based research. David Easton, in his lecture "Credo of Relevance", called for critical theory based on action and relevance. Rawls' normative theory of justice, 1971, led to revival of political theory. It is said that ancient political thoughts are footnotes of Plato and Aristotle. Modern thoughts are footnotes of Rawls. Another reason for revival of political theory can be considered as pluralism, which is based on liberal lineage, where individual and society cherish different tastes, interests, and values. Therefore, with the combined effort of these forces, we see the revivalism of political theory. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो मैं कंक्लूड कर दूं इसको, मतलब ऊपर से? हाँ, कर दो। हाँ, तो मैंने बस वही दिखाया। सबसे पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी का डेफिनेशन दिया, क्योंकि मेरे को स्टार्ट नहीं मिल रहा था ऐसे कहाँ से करूँ। मतलब एक होता है पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैडम ने हर बार लिखवाया कि पॉलिटिकल साइंस इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ये पॉलिटिकल थ्योरी की बात करता है। तो मैंने ये डेफिनेशन ढूंढी और फिर वो लिख दी। ठीक है, थोड़ा नीचे करो। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्राइसिस आने का मतलब कब इसको रियलाइज किया कि अब क्राइसिस चल रहा है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएन ने कॉन्फ्रेंस करी थी, वहाँ और पॉलिटिकल स्कॉलर्स को उन्होंने नहीं इग्नोर किया था, तो तब पता चलता है कि पॉलिटिकल स्कॉलर्स पास कुछ है नहीं, तो पॉलिटिकल थ्योरी वो क्राइसिस में है। फिर उसके बाद डेविड ईस्टन ने वो रीज़न दिए कि क्राइसिस क्यों है, कैसे है। तो उसके रीजन 3-4 हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को उसने क्रिटिसाइज किया है, जो कि फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल और एम्पिरिसिज्म पर बेस्ड थी। तो उनको बोलता है कि ये आर्म चेयर थ्योरीज है, इनका ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब रिलेशन नहीं है। आगे करो थोड़ा। के बाद वो तो उसमें डेविड ईस्टन बोलता है कि ये थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज इंटरेस्टेड प्राइमरीली इन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। मतलब ये जो ट्रेडिशनल टाइम की बोलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज इंटरेस्टेड इन प्राइमरीली ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, मतलब तब की थ्योरीज को बोलता है वो, जो कि वैल्यू लडेन थी। सेकेंड रीजन वो देता है हिस्टोरिसिज्म को। पहला रीजन उन्होंने ट्रेडिशनल को क्रिटिसाइज किया बिकॉज ऑफ वैल्यू लडेन और ग्राउंड रियलिटी से अलग थी। सेकेंड रीजन वो हिस्टोरिसिज्म को बोलता है, जिसमें पॉलिटिकल स्कॉलर्स क्या कर रहे थे, वो हिस्ट्री को ही बार बार रीड कर रहे थे और उसी को पुट कर रहे थे। जैसे सेबाइन और डनिंग, 2 नाम दिए उसने, उनको क्रिटिसाइज करता है। सेबाइन कहता है कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। तो ये जो ओवर एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन का रीजन बनी। फिर एक नया ट्रेंड इवॉल्व होकर आता है बिहेवियरलिज्म। इनको जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उनको रिवाइव करने के लिए बिहेवियरलिज्म को लेके आते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाना है।
तो वो मतलब वो बिहेवियरिज्म खुद क्रिटिसाइज करता है कि उनको नॉर्मेटिव थ्योरीज उन सबको प्योर साइंस बनाने के लिए आता है, लेकिन एट द एंड वो होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और डाटा पे चले जाते हैं। लॉर्ड ब्रैज का स्टेटमेंट हालांकि वो बोलते हैं वी नीड फैक्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, तो इसको डेविड समझते हैं कि हाइपर फैक्चुअलिज्म, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर चले गए, तो ये भी एक रीज़न बना, क्योंकि वो फैक्ट वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे किस चीज़ से है, थ्योरी से, और ना ही वो रियलिटी से कुछ। तो एक ये रीज़न बना उसका। और वो और भी 2-3 इवेंट हो रखे थे कंटेम्प्रेरी टाइम पे। वो बोलता है कि कम्युनिज्म फासिज्म इतना फैल गया था कि जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, साइंटिस्ट थे, इंडिविजुअल थे, उनकी तो खुद की जो इंडिपेंडेंट सोच थी उसको कर्ज किया जा रहा था, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट है वो भी रुक गया और वो क्राइसिस की तरफ चले गया। और सेम टाइम वो बोलता है कि लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या हो रखा था कि लोगों ने ऐसा मान लिया था कि डेमोक्रेसी के पास सारे सॉल्यूशन हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या हुआ, वो बोलते हैं कि सब काइंड ऑफ टैलिस्मैन, वो कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं और पैसिव एटीट्यूड अपना लेते हैं, जिसके कारण जो इवोल्यूशन होना था वो भी नहीं हो पाया। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाना है। तो वो बताया कि कलेक्टिवली ये सारे रीज़न जो इसका डिक्लाइन का रीज़न बनते हैं, ये सारे पॉइंट। फिर बताया कि अब इसको रिवाइवल के लिए कुछ अप्रोचेज आए, जैसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, सोशल लिबरल्स आए, और एक प्लुरलिज्म आया। तो पोस्ट बिहेवियर में क्या हुआ कि जो बिहेवियरलिज्म था रिसर्च बेस्ड, उसको उन्होंने वैल्यू ओरिएंटेड किया। एक एक्शन और हम जो डाटा निकाल रहे हैं उसका कुछ रेलिवेंस होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी से, उसमें थोड़ा वैल्यूज डाला उसको। तो ये हुआ रिवाइवल। दूसरा ये जब रॉल्स ने किया, नॉर्मेटिव थ्योरी लेके आया अपना, वो एक रिवाइवल का रीज़न अच्छा है। और तीसरा एक आता है प्लुरलिज्म, मतलब वहाँ पे क्या है कि जो लोगों की जो कर्व हो रखी थी उनकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो फिर से उन्होंने मतलब देने लगे लोगों को, बोलते हैं ना कि पर डिफरेंट टेस्ट, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, उनको अवॉइड करने लगे। तो प्लुरलिज्म भी कहीं ना कहीं थ्योरी को रिवाइवल, तो थ्योरी बाहर आने लगी लोगों के, उससे कंक्लूड कर। हाँ यार, मतलब बाकी मेरे को फर्स्ट पार्ट तो सही लगा काफी सारा, आई थिंक होलिस्टिकली कवर किया। बट सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन में ये कह रहा था सजेस्ट रेमेडीज टू ओवरकम इट, तो हमें अपने तरफ से आइडियाज देने थे क्या इसमें? तो भाई लोग, यार मेरे को अपनी तरफ से तो कुछ सॉल्यूशन आ नहीं रहा था, तो मैंने जो चल रहा है उन्हीं के नाम पे दे दिए। मतलब ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक रेमेडीज है, मतलब उसको रिवाइव करने का ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो चीज़ सही है। अगर वो वैसे पूछा था कि कैसे रिवाइवल हुआ है, आई थिंक उसमें तो एकदम सही है आंसर, अगर रिवाइवल का पूछा रहता तो। बट अभी यहाँ पे सजेस्ट रेमेडीज टू ओवरकम इट करके बोल रहे, तो आई थिंक मेरे को तो ऐसे ही समझ में आया कि अपने को अपनी तरफ से कुछ ऐसे व्यूज देने हैं जो कि ओवरकम कर सकें इस क्राइसिस को। यार उसमें तो बाकी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट भी व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राइसिस बोल रहे हो, तो 2004 का शायद क्वेश्चन है ये। तो मतलब आप उस हिसाब से देखेंगे तो मेरे को लगता है तो फर्स्ट पार्ट भी फिर अपना वो क्या कहते हैं वैसा ऐप्ट नहीं हो पाएगा। और अपने को मेरे ख्याल से नोट्स में भी ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा ही नहीं है, नेचर ऑफ क्राइसिस प्लस सजेस्ट मेजर्स, मतलब सजेस्ट रेमेडीज टू हाँ ओवरकम। एक्चुअली मतलब पॉलिटिकल थ्योरी से तो नोट्स में कुछ था ही नहीं, ये जो भी थोड़ा बहुत है वो मैंने रोल करके निकला है। मेरे को भी लग रहा था कुछ ऐसा पढ़ा तो है नहीं पॉलिटिकल थ्योरी। मैम ने पॉलिटिकल थ्योरी के नाम पे पॉलिटिकल साइंस एज अ अप्रोच पढ़ा दिया ना। हाँ, मतलब हाँ बहुत लिमिटेड है यार। हाँ लिमिटेड है। तो तुमने दूसरा आंसर पढ़ा है कि उसने कुछ अलग लिखा है, गौरव? यार उसका मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाया, वो मैं कहीं पे ठीक है, बाहर एक था बार ना, तो उसको नहीं कर पाया। देख लेते हैं बाकी लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं तो समझ में आएगा। crisis in political theory can be understood in the context of post-World War II development at the global level. After the World War, after the World War, academic conferences used to take place under UN where political science were not invited. Hence, in USA, political scholars emphasize on developing scientific methodology as an attempt to make political science a pure science. Social protest in America during 1960s era gave another blow to the branch of political science. In order to revive the tradition of science, David Easton recommended adoption of post-behavioral approach. He called for the creative theory having action and relevance altogether. David Easton, in his lecture *Credo of Relevance*,
gives 7 features. According to him, technique is important, but the purpose for which the technique is used is more important. He emphasized on the capacity of theories to solve the ongoing crisis. According to David, there is a need to devise a technique through which political science can be applied science rather than pure science. Scholar Scholar Dilly Scholar believes that political science is a very useful discipline, especially post-behavioral approach, which need to be actively promoted by university. ने पे एंड कर दिया है. Remedies to overcome. मेरे ख्याल से जो नोट्स में दिया है वही लिखना चाहिए, जो मतलब इन दोनों ने लिखा है ना, मतलब ज्यादा वहां पे अपना खुद का दिमाग लगाने की बजाय. आई थिंक वैसे उन लोगों ने पहले ही बोल ही रखा है, जैसे डेविड ईस्टन ने आई थिंक एक्सटेंसिवली इस पे बोल ही रखा है. एक क्रेडो ऑफ रिलेवेंस करके इसने जो आइडिया दिया है ना, उसके अंदर वो 7 फीचर, इसने 7 फीचर लिख तो दिए लेकिन लिखा नहीं आगे फीचर. आई थिंक वो थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को. हम थोड़ा पॉजिटिव नोट पे भी कर सकते हैं कि अभी क्राइसिस की सिचुएशन है नहीं ऐसा, जैसे अमर्त्य सेन, स्टिग्लिट्स वगैरह ऐसे सब्सटेंशिएट करके जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब थ्योरी में भी और साइंटिफिक मीन्स में भी जो अपने स्कॉलर्स आते हैं. और अगर हमको रेमेडीज, मतलब हम कह सकते हैं कि रेमेडी नहीं, बट अगर और इम्प्रूव करना है तो जैसे वो अमेरिका पॉलिटिकल एसोसिएशन काइंड ऑफ, तो ऐसी मतलब इंटरेक्शंस, मीटिंग्स जैसे मतलब होती रहनी चाहिए क्रॉस, मतलब ट्रांसनेशनल तरीके से, कॉन्टिनेंटल तरीके से. और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, ये कहीं पे मैम के नोट्स में लाइन भी है कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको और भी ज़्यादा मतलब जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा पढ़ाना चाहिए और इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. मतलब ये निकल रहा है उस लाइन का, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं मेंशन करा, बट द थिंग इज उसमें बता रखा है कि और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा. सही है यार. इस पे किसी के पास कोई आर्टिकल कुछ हो, कंटेंट तो डाल देना, मेरे को तो मिला नहीं था कुछ, निकाला है. मतलब डायलॉग से ही होगा, अगर मतलब और से अगर अपने इम्प्रूव करनी है कोई भी चीज़, जैसे ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अपने करते रहते हैं ये डायलॉग वगैरह. कल परसों मतलब मेरी एक फ्रेंड ने डाल रखा था, वो अपना कर रही थी इंटर्नशिप, तो ये फेमिनिस्ट जो हैं, एनजे टिकनर, सिंथिया, इन लोग, ये वो सब, तो ये ट्रांसनेशनल अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं कि कैसे सब्जेक्ट को और डील करें, या ये वो ऐसी इंटरेक्शन होती रहे तो ज़्यादा बेटर आएगा. हाँ, उसको थोड़ा सा जैसे कंटेम्परराइज कर सकते हैं ना आंसर को, कि अभी के इश्यूज जो हैं उनको कैसे टैकल करना है करके. कोविड पैंडेमिक के बैकड्रॉप में जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, लाइक यू कैन थिंक दैट वे, उस तरह से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं शायद. क्योंकि जो क्वेश्चन है, सॉरी, जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि रेमेडी बताओ, तो मतलब हमको खुद से थोड़ा लिखना ही पड़ेगा इसमें, थोड़ा थ्योरी से हटके खुद का व्यू पॉइंट, आई गेस. मेरे को भी वही चीज लग रहा था. आई थिंक डेविड ईस्टन वाला पॉइंट डाल के एक पैरा अपना भी लिख सकते हैं कि क्रॉस कल्चर, क्रॉस और क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब मल्टीपल डिमेंशंस में वो डायलॉग होना चाहिए. तो और मैंने अभी एक आर्टिकल देखा, उसमें भी वही इसी चीज पे बात करी है कि हमें और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना चाहिए, जैसे वो न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें थोड़ा और इंटरडिसिप्लिनरीनेस लानी चाहिए. आधा घंटे में 5 सवाल कैसे हो गए, मतलब जल्दी हो गया क्या? पहले क्वेश्चन नहीं है 5 लोग आए ना, तो हम लोग वो डिस्कस करें जिस पे आंसर है, फिर उसको डिस्कस करेंगे जिस पे नहीं. तो आई थिंक यार एक बार इस पे और डालना पड़ेगा अपने को, थोड़ा और रिसर्च करके. तो प्लीज इस पे थोड़ा डाल देना. मैं भी उस आर्टिकल को भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ कंक्लूजन पढ़ा है, तो अगर शायद पूरा पढ़ूंगा तो कुछ मिलता है. वो आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट कर दे, और हम जो 3-4 लोग हैं यहाँ पे एक बार वापस पोस्ट करते हैं इसको आंसर लिखने का. ठीक है, मैं करता हूँ. और ये अभी शिवानी कौन सी कॉन्फ्रेंस का नाम बोलती थी? कॉन्फ्रेंस कौन सी? कुछ अमेरिकन, कुछ क्या था वो जब वो मतलब World War II हुआ था तो सारे इकट्ठे हुए थे, मतलब
डिस्कस करने के लिए वेरियस डिस्कोर्सेस, तो पॉलिटिकल साइंस वालों को बुलाया नहीं था। तो तब ये अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन ने फोकस करा था कि अब हम बिहेवियरलिज्म लेके मतलब आएंगे और जो क्राइसिस में थ्योरी है उसको बाहर निकालेंगे। नहीं, वो एनजे टिकनर के रेस्पेक्ट में तुम कुछ बोल रही थी नहीं नहीं, अच्छा वो कोई इंटर्नशिप मतलब हो रही थी, मेरी फ्रेंड जो थी वो कर रही थी कि नेपाल का कोई थिंक टैंक है, वो वहाँ से इंटर्नशिप कर रही थी, तो कोई वो फेमिनिस्ट वगैरह जो थे उनके साथ मीटिंग वगैरह थी, तो मैं सिर्फ वहीं से आइडिया आया कि ये क्रॉस मतलब डायलॉग करते रहते हैं, तो यही इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा, मुझे लगा आंसर के रेस्पेक्ट में कोई नहीं, रेलेवेंट कोई मैं बस वो कॉन्फ्रेंस थोड़ा है, वो कोई अगर डाल सकते हैं तो क्या पता डाल देते आंसर के कंक्लूजन। नहीं नहीं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं सिंपली कि जो डायलॉग्स होते रहते हैं वो चलते रहने चाहिए। अब समीप, तूने थर्ड पे लिखा था ना, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें बेसिकली मैं स्टार्ट किया था पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन से कि इट इज सेट ऑफ assumptions, propositions and or accepted facts to provide rational explanation of cause and effect relationship. फिर मैंने लिखा कि resurgence can be understood in the context of decline of political theory. Reasons for decline was attributed to historicism of Sabine and Denning by Easton, and then excessive focus on scientific methods by Germino, apart from other factors like growth of constitutional law, empirical political sociology, etc. However, according to Berlin, as long as rational curiosity existed, political theory would not die or disappear. So, resurgence of political theory can be witnessed in the works of Hannah Arendt, John Rawls, Nozick, Popper, etc. They reintroduced the importance of normative political philosophy, which was undermined by hyperfactualism and empiricism of behavioralism. Further, Easton reconceptualized behavioralism as post-behavioralism to synthesize facts with values. It led to transition in political theorizing from mad craze of scienticism to establishing credo of relevance. Moreover, the resurgence of political theory from 70s onwards can also be established with development of new theories like कम्युनिटी। मैंने वो थ्योरीज के आगे एक एक स्टेटमेंट लिख दिया है ताकि वो रिवीजन के टाइम मेरे को पढ़ने में आ जाए, बट वहाँ पे इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली नाम भी मेंशन किया तो चलेगा। तो कम्युनिटेरियनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, तो ये सब जो नए थ्योरीज वगैरह डेवलप हुए हैं 70s के बाद में, तो दे ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, and hence political theorizing has shown immense resilience. It has adapted itself to the requirements of time and effectively addressed the claims of decline or death of political theory. इसमें एक पॉइंट जो मिस हो गया था वो क्या कहते हैं रिसर्जेंस वाले में, कि क्रिटिकल स्कूल जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, मार्क्यूस और एडर्नो वगैरह, उनका भी कंट्रीब्यूशन था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो वो और ऐड कर सकते हैं। तो मतलब रिसर्जेंस में बेसिकली पॉइंट्स जो चार पांच लिखे, वो एक तो ईस्टर्न ने जो रिफॉर्मुलेट किया बिहेवियरलिज्म को वो, फिर हाना अरेंट वगैरह जो हैं उन्होंने जो नॉर्मेटिव फिलोसफी लेकर आए वो, प्लस ये मल्टीपल आइडियोलॉजीज एंड क्रिटिकल थ्योरी, तो ये चार पांच पॉइंट हैं जो रिसर्जेंस की तरफ पॉइंट करते हैं। तो ऐसे करके लिखा गया है। हाँ हाँ, मेरे को मतलब इसमें एक डाउट ये था कि हाँ जैसे अपन मतलब कन्वेंशनल सेंस में, या जो मैम ने नोट्स में लिखा रखा है वो दो पॉइंट ही लिखा रखे हैं कि पहले वो आर्मचेयर रेवोल्यूशनरीज बन गए थे या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे ही ध्यान दे रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज के, और देन ये बिहेवियरलिज्म आए तो प्योर साइंस बनाने में लग गए। तो ये दो हम्म। पॉइंट वो करते हैं। इसके अलावा फ्रांसिस फुकुयामा का भी हम डाल सकते हैं क्या डिक्लाइन में, कि उसने बोला कि ये देखो वो वो नहीं बोला था एंड ऑफ हिस्ट्री। हाँ, एंड ऑफ हिस्ट्री। यार हाँ, वो एंड मेरे ऑफ ख्याल से एंड ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में था, कि मतलब उसका मतलब शायद कॉन्टेक्स्ट ही पूरा अलग था ना। एक मतलब उसने एंड ऑफ ये बोला था। आइडियोलॉजी जरूर बोला था उसने, डैनियल बेल ने। हाँ, डेनियल बेल ने उसका बोला था। और हिस्ट्री का इसने ये बोला था कि मतलब जो फाइनली लिबरलिज्म है वो एक बन चुका है सेट आइडिया क्राइटेरिया, जैसे उसने नहीं बोला था। अभी हम गौरव का आंसर पढ़ रहे थे तो उसने वहां चीज लिख रखा था, तो लिबरलिज्म को इतना वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट फैक्ट बन गया कि कॉम्प्लेसेंट हो गया, और फिर उसके आगे वो रिसर्च नहीं कर रहे थे, एडिशन नहीं कर रहे थे। तो उस सेंस में लिख सकते हैं कि मतलब मैं ये पूछना है।
यार मेरे को अब सही में आइडिया नहीं, मैंने तो एक कोई सा मटेरियल देखा था उसमें से, और फिर मैम के नोट से ऐसे करके जो मुझे समझ में आया रिसर्जेंस के बारे में, तो उस हिसाब से मैंने आंसर फिर बना दिया, दो तीन जगह से लेके। शायद थोड़ा सा इसमें भी दिया हुआ था। ये क्या रामास्वामी मुखर्जी में भी कुछ कुछ दिया था, बट उसमें भी बहुत हैफेजेड वे में दिया है, उसने भी ऑर्गेनाइज नहीं दिया, बट रिसर्जेंस में उसने सबको एक्नॉलेज किया है। एंड आई गेस इसने ओपी गावा में भी रिसर्जेंस जो दिया है, तो मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि डिक्लाइन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उस पे हम रिसर्जेंस का आंसर समझ में आएगा कि सही है कि नहीं। तो हमने डिक्लाइन को जैसे इंटरप्रेट किया दो ग्राउंड्स में ना, कि एक तो हो गया कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के कारण वो क्या था, आइवरी टावर्स में बैठ के थ्योराइजिंग कर रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम, वो एक क्राइसिस हुआ। देन बिहेवियरलिज्म एज अ रिस्पॉन्स आया, तो बिहेवियरलिज्म की अपने प्रॉब्लम्स थे, तो ये दो क्राइसिस सिचुएशंस थी। अब वो इन आइवरी वाला तो बिहेवियरल के लिए बोला गया ना। उसके लिए बोला है कि ट्रेडिशनल के लिए बोला है? आई थिंक ट्रेडिशनल के लिए बोला ना। नहीं, बिहेवियरल के लिए बोला। आर्म चेयर वाला है ना, आइवरी वाला क्या था? हाँ, एक तो आर्मचेयर तो ट्रेडिशनल वाले के लिए ट्रेडिशनल बोला। के लिए बोला है। अच्छा हाँ, करे करे, आई एम आइवरी टावर्स परफेक्टिंग देयर टेक्निक्स, तो ये बिहेवियरल के लिए बोला है, सही बोल रहा है। एक तो आर्म चेयर रिसर्चर्स हो गए, और एक आइवरी टावर वाले, ये दो क्राइसिस बताए। तो ये हम अगर डिक्लाइन बता रहे हैं, तो जो बिहेवियरल का प्रॉब्लम ये था कि उसमें नॉर्मेटिव फिलोसफी को वो लोग नहीं ले रहे हैं, तो उसको कवर किया, जैसे जो जॉन रॉल्स वगैरह की थ्योरीज आई 50s 60s में, हाना अरेंट की जो थ्योरी आई, तो उन्हें नॉर्मेटिव फिलोसफी की तरफ ले गए। कि कैसे होना चाहिए, मतलब कैसे जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, इक्वालिटी, इन सब कंसर्न्स को भी ऐड किया पॉलिटिकल थ्योरी में, अपार्ट फ्रॉम लाइक जो बिहेवियरल कर रहे थे कि सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दे रहे थे या रिसर्च कर रहे थे। और दूसरा था कि ईस्टर्न ने खुद उसकी प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए अपने रिफॉर्मुलेट किया बिहेवियरलिज्म को एज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो वो भी एक तरह से वो था कि रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और बाकी ये जो बाकी आइडियोलॉजीज आई, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थ्योराइजिंग। तो ऐसे मैंने उसको समझा है, मतलब आई एम नॉट श्योर करेक्ट है कि सही है कि गलत है, बट व्हाट लाइक आप लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा अगर उसमें? हाँ, दोनों मेरे को को तो रिसर्जेंस मानेंगे शायद। वही है। फेमिनिज्म का इंक्लूड किया था क्या तुमने? हाँ, वो फिर 70s के आगे जितनी आइडियोलॉजीज हैं वो सारी डाली है ना, तो मल्टीकल्चरलिज्म, कम्युनिटेरिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म, तो वो सभी मैंने पॉलिटिकल थ्योराइजिंग में ले लिया है। अब पता नहीं, अब आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पॉलिटिकल थ्योरी में लेंगे कि नहीं लेंगे, पता नहीं। एक बार इसका भी देख लें क्या? मैंने निकुंज देख ने देखा है क्या निकुंज का? यार निकुंज ने शायद वही लिया है, उसने जो मैम के नोट्स है ना, उसने हाँ। उसी पे लिया है। एंड थोड़ा बहुत जो मैंने आइडिया लिया है वो ये चीज उसने भी, गायत्री ने भी ली हुई है, लाइक शी इज रिटन द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। गायत्री का एक बार देख सकते हैं, बट निकुंज का मेरे ख्याल से इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू मैम्स नोट्स ओनली, तो वो एज इट इज नोट्स है वहाँ पे, बिहेवियरल टू पोस्ट बिहेवियरल वाला दिया है उसमें। तरीके से गायत्री का। The resurgence of political theory refers to revival of the normative values in political theory, which was mostly ignored by behaviorists to make the political science a pure science. In the middle of the 20th century, many thinkers like Easton Cobain have written about the decline of political theory. As political theory was unsuccessful to give reason and result of many upgrading movements like civil movements, LGBTQ movement, etc. However, towards the end of 20th century, many prominent thinkers gave their argument and value-based political theory was revived. For example, Rawls' theory on justice, Hannah Arendt theory on resurgence of political theory, etc. John Rawls was a notable figure in the process of upgrading value-based political theory, as he explicitly discussed about justice since Plato in his book A Theory of Justice. He enriched his idea about from Locke's theory of social contract, Kant's theory of individualism, and it has brought the role in theory which must be acknowledged. Hannah Arendt raises the issue of inconsistency with the political theory, and she criticized behavioralism on this basis. Undoubtedly, there has been a resurgence of political theory in addition to the Rawls theory.
on resurgence. There may be many like Sandel, Walzer, Nozick, Habermas, etc. Really significant. There are a number of specialized issues which need to be addressed in the construction of theories. Welfare rights, social justice, democratic rights, feminism may also be based on rules. वैल्यूज अच्छा वैल्यू सॉरी नहीं इनका भी थोड़ा आंसर नैरो ही है उसमें एक्चुअली इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है ना तो वो मैनेज ही नहीं होती है शायद ऊपर से 10 मार्क करेगा वो I have a doubt, like, can we add current examples, like, pure yesterday's newspaper, they gave, right? They measured how the religion affects the state. And like during the US election also, like primary focus was like on exit polls and how the voting behavior is conducted. And it is लेकिन थोड़ा यार अपन ने काफी बार थोड़ा डिस्कस कर लिया इसके अंदर कि रिसेंट के मतलब एग्जांपल इतने मत दो कि वो जीएस का आंसर लगने लगे और आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना वो आई थिंक बिहेवियरिस्ट कवर करते हैं मतलब बिहेवियर के क्रिटिसिज्म में वो वाले पॉइंट्स डाल सकते हैं आई थिंक उसको करंट के एग्जांपल से इफ यू ट्राइंग टू सब्सटैंशिएट तो उसमें जो एक्चुअली में जो लिखना वाला पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का वो शायद मिस आउट हो जाएगा दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड मतलब ऐड तो कर सकते हो अगर आप मैनेज कर पाओ तो वर्ड लिमिट के साथ वही प्रॉब्लम हो रहा है ना बाकी कॉन्टेक्स्ट वगैरह देखकर मतलब ऐड जैसे आज भी मैम का पॉलिटिकल थ्योरी वाले नोट्स थे तो उसमें एक कॉन्टेक्चुअलिस्ट व्यू पॉइंट लिख रखा था जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि अगर जब हम राइट टू प्रॉपर्टी पे अगर कुछ बोल रहे हैं तो जैसे करंट एग्जांपल से हम लिंक उसे ना करें तो कॉन्टेक्चुअलिस्ट बोलते हैं ये बेटर है क्योंकि अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी देखेंगे लॉक जॉन लॉक की तो वो उसने पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में लिख रखी है कि जो रिलीजियस डिसेंटर्स थे उनको प्रोटेक्शन मिले तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है मतलब जो बेसिकली उस टाइम पे कंडीशंस थी तो जब हम अब प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अब के टाइम से लिंक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा जब हम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं किसी के भी तो हमको रिफ्रेन ही करना चाहिए ज़्यादातर रीसेंट एग्जांपल्स एक लाइन में जैसे आप बोल रहे हो इलेक्शन वगैरह वो एज ही सेड कि वो तो कवर हो जाएगा उसमें बिहेवियरलिज्म वगैरह में बट एज सच एक पर्टिकुलर कंट्री की दे के ऐसे तो आई गेस वो थोड़ा रिफ्रेन ही करो तो बेटर रहेगा like how they affected it, like if you take for example value pluralism and in the context of US election, if you take it like like there are only two values like either like black and white and like immigrant or the native one, their voting pattern is very limited and like red states and the Democrats which are towards the best, like it was so defined and like before 6 months only the election was like they know the result like Biden is going to come. There was a lot of predictions and like that. लेकिन वो एक्चुअली बहुत क्लोजिंग में खत्म हुआ उसका वो प्रिडिक्शन एक्चुअली बस सही हुई लेकिन वो मतलब उसमें भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने आखिर में ले लिया मेरा बस ये बोलना था कि अगर ये एग्जांपल्स आप ले भी रहे हो तो वो जो थियरी ने जिस कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है जैसे वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल बिहेवियर अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा रहता है वो अलग रहता है देयर इज डिफरेंस इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे लिबरल वैल्यूज़ वगैरह अमेरिका में होती है लेकिन आखिर में पॉलिटिकल बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती सब लोग अपने इंटरेस्ट के तौर पे ही पॉलिटिकल वोटिंग कर सकते हैं तो थियरी में जिस तरह से बोला गया आपको भी उस तरह से मतलब एग्जाम्पल को भी उस तरह से पुट करना पड़ेगा ऐसा मेरे को लगता है राइट मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि यूएस में जैसे थोड़ा सा साइटल कॉन्टेक्स्ट में रादर देन पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में कि यूएस में वैल्यू प्लूरलिज्म जैसे भी मतलब है बट ऐसा सच नहीं कि वहाँ पे ब्लैक्स इसको वोट करेंगे या फिर इसको वोट करेंगे तो मल्टीकल्चरलिज्म को खतरा है या ये वो थोड़ा सा सोसाइटल पर्सपेक्टिव से जो भी प्रॉब्लम है जस्ट एग्जाम्पल वो भी जस्ट एग्जाम्पल यूएस से इससे ज़्यादा मतलब आई डोंट थिंक सो कि लिखने की ज़रूरत होगी वो तो चेकर को भी पता ही है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे तो पॉलिटी से ज़्यादा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देख लो Mostly these questions will come under like 10 marker only, I think so. राइट यार एक्चुअली मैं वो बोल रहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एक मैंने आर्टिकल शेयर किया है तो वो एक जर्नल का आर्टिकल है एंड
उसका एब्स्ट्रैक्ट जो मुझे लग रहा है ना, तो वो मेरे ख्याल से जो हमने इंटरप्रिटेशन लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है कि देयर वाज अ डिक्लाइन इन पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि कुछ स्कॉलर्स ने 50-60s में क्लेम किया था, एंड एज एन आंसर टू दैट देयर वाज सम रिसर्जेंस। तो बाकी स्कॉलर्स ने क्लेम किया था कि डिस्पाइट द डिक्लाइन देयर इज रिसर्जेंस इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो 50s 60s 70s का ही है कि उस टाइम पे पॉलिटिकल थ्योरी के वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी एग्जांपल फ्रॉम करंट। इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा ना तो यू विल रियलाइज कि वो एग्जैक्टली मतलब वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। हाँ, काफी रिलेवेंट लग रहा है। एक बार पढ़ लेना यार इसका एब्स्ट्रैक्ट, इस वाले आर्टिकल का। कंक्लूजन में तो हम वैसे ही दे सकते हैं ना, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और वो इंटरडिसिप्लिनरी, वैसे उसमें जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे। क्या रहेगा बोला कंक्लूजन? वही कि हमें थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना चाहिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो नए नए डिसिप्लिन आ रहे हैं, जो पिछला क्वेश्चन Sociology. हाँ उसके रिस्पेक्ट क्वेश्चन। Like sociology is dominating political science. हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल मतलब वो वैसे नहीं लिखना कि क्रिटिसाइज कर दो आप, तो क्रिटिसिज्म में आ जाएगा वो डोमिनेटिंग वाला। तो उसको थोड़ा ऐसे लिखना, बोली बोलना पड़ेगा मेरे को। हाँ, कि वो इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग होना चाहिए, या और मतलब क्रॉस कल्चर क्रॉस आइडियोलॉजी डायलॉग होते रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक फिर नेक्स्ट पे चलते हैं यार अपन। तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब फर्स्ट देख लेते हैं। वरुण, आपने लिखा है ना इसका आंसर? Comment: political theory is not an escape mechanism but an arduous calling. Lamented. Like they're asking about how challenging is like is political theory challenging or not, like that only, right? I wrote in that context only. But yeah, I gave like normal Aristotle definition, like political. He is the father of political science, master science, and political science is a master science, and pursued by the person who want to govern the people. Then I mentioned about traditional. They took the root from Greek school, and then which revived from the American Political Science Association. Like they went for behavioral and scientific approach. We can take the evolution in 3 levels, like till the First World War, like Westphalian, and then it came like behavioral, and then post-behavioral. Okay. And the empirical tradition was started from the Machiavelli, who separated politics and ethics. Later, like Charles Merriam and David Easton, who brought like value neutral theory and systemic behavioral analysis as a revolution. Like I mentioned, the peer review of this time, like it becomes as an interest articulation, and confirmed India as a religious state. I don't which is relevant or not. And post-Birmi also took the ideas of justice, equality, doesn't make sense, and used the I tried to interrelate like value pluralism, the scope of phenomenology, essentialism, and feminism in political theory. Like political theory building is the heart of the political science. The balancing the values and facts, promoting the worth and applicability of the discipline. यार एक बार कोई क्लियर कर देगा कि एक्चुअली में स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट क्या है? Political theory is not an escape mechanism but an arduous calling. आर्डस का मतलब डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, डिफिकल्ट होता है।
मतलब डिफिकल्ट जॉब पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पता नहीं यार, मैंने भी वैसे अपने आंसर लिए थे। Yeah, It's- political theory is a difficult job. I Yeah. think it is like that only. हम्म। At the end, I try to interrelate. That's it. I thought of, but in the middle, I missed it. Maybe. आई थिंक मेरे ख्याल से उसी चीज पे बोल रहा है कि हम इसको किसी एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, मतलब टू स्ट्रीमलाइन इट इनटू जस्ट वन एस्पेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड वो जो सिंथेसिस और एंटीसिंथेसिस वाला जो पॉइंट है, दैट द रेगुलर जो कॉल साइंस में होता है, डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड डिस्कोर्सेस, आई थिंक इसी के ऊपर ही हमें Taking the fact, evaluating them technically. करेक्ट करेक्ट। एक मेरे को शानू वाला शायद सही लग रहा है, एक दूसरा मुझे लग रहा था कि ये शायद ट्रेडिशनल को ये कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि क्योंकि बिहेवियरल में थोड़ा रिगरस मैकेनिज्म और मेथोडोलॉजी होती है ना, तो वो एक हो सकता है। या फिर शानू वाला जो कि पॉलिटिकल थियरी कभी भी एंड नहीं हो सकती, जैसे फुकुयामा बोल रहा है ऐसा, कि वो हर बार उसका हमको नया थीसिस मिलेगा, एंटीथेसिस मिलेगा, और सिंथेसिस करते करते ये एक डेवलपिंग डिसिप्लिन, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो पता होना चाहिए अपना क्या है। शानू वाला मैंने भी अपने आंसर में ये लाइन यूज करी और शानू वाला ही सोच के करी थी उसी कॉन्टेक्स्ट में। तुम्हारा आंसर कौन सा है शिवानी? 7th है, वो भी मतलब ऐसे ही है, जो अभी समीप वाला आंसर करके गए हैं ना, उसके जैसा ही है। ये सारे आंसर मेरे को एक जैसे ही लग रहे हैं, मतलब क्योंकि क्वेश्चन भी एक जैसे ही है कि कैसे ये आया, फिर ट्रेडिशनल के बाद पोस्ट बिहेवियरल आया, पोस्ट बिहेवियरल आया, बस वही लग रहे हैं मेरे को सारे आंसर जैसे। यार एक्चुअली ये पूरा वो क्रक्स उसी में है कि हमको उसको डिफरेंशिएट करना आएगा ना, तो लाइक देन ओनली वी कैन स्कोर मार्क्स। सब में एक ही लिखना नहीं है, तो वो लाइक वी शुड थिंक इन दैट डायरेक्शन कि क्या अलग क्या है इन सब क्वेश्चंस में। जॉन प्लमेंटिस एज अ स्कॉलर हम किस स्कूल ऑफ थॉट में क्लासिफाई करते हैं यार, कोई आइडिया है? नाम ही नहीं सुना उसका। नहीं सुना तो है यार अपन ने इसको कहीं, लेकिन एग्जैक्टली स्कूल ऑफ कौन थॉट सा आंसर किसी ने कोट किया है क्या? नहीं, आई थिंक किसी इसमें ही पढ़ा यार, किसी 1A में ही किसी चैप्टर में पढ़ा है जॉन प्लमेंटिस का, मे भी किसी ने स्कॉलर यूज किया हो। अब मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि सुना हुआ तो है ही। इसमें लिखा है ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड हिज थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। मेन एंड सोसाइटी इसकी बुक का नाम है। हाँ, मैन इन सोसाइटी, करेक्ट। शायद एक दो दिन पहले जो डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे होंगे शायद ना। नहीं मतलब ये होता है ना कि एक बार आपको ये पता हो ना किस स्कूल ऑफ थॉट का था, तो उस पे भी आइडिया लग जाता है कि उसने ये किस कंटेक्स्ट में बोला एग्जैक्टली। वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी यही मेरे को भी वही लग रहा है जो पलाश ने बोला या वरुण वगैरह ने बोला, कि मतलब अल्टीमेटली वो एक रिगरस प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली डिबेट और डायलॉग का। आई थिंक उस सेंस में शायद लिखना था इसको भी। यार मेरे को ना एक कोट मिला है कि द कंसेंसस फॉर जॉन प्लामेनाइड्स इज दैट according to John Plummer is that empirical analysis and reflections of a logical and moral character can coexist in political theory. So मेरे को like what I think is he's trying to reconcile scientific methods and normative. So maybe he came in the context of मतलब behavioralism के criticism में, post behavioralism के background में, like उस statement से तो ऐसे ही लगता है। I'll share that statement, एक बार आप लोग भी पढ़ लो। तो वहाँ वो सेम चीज ही आ गई, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हाँ हाँ, मतलब मतलब ये मेरे वो तो सही है, बट क्योंकि वो कंटेक्स्ट में बोला तो हमको वो वाला ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। राइट, ऐसा मतलब मैम के नोट्स में भी उन्होंने जैसे अभी समीप ने बोला वैसे लिखा है कि बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद में पैरा दिया गया है ये वाली लाइन का, आर्टिस्ट कॉलिंग वाली, तो कंटेक्स्ट तो वही है उसका। हाँ राइट, शायद कोई सा, हाँ पता नहीं, नोट से लिया होगा वो भी, मतलब हाँ नोट्स में ही तो दिया है ये, सब तो एक ही नोट्स तो पढ़ रहे हैं। आई थिंक मतलब ईस्टर्न का भी अच्छा मैं ईस्टर्न एक का भी चीज बोल, हाँ बोलो हाँ बोलो। एक चीज बोल रहा था, बस मैं वही बोल रहा था कि जो अभी सबसे पहले हमने बोला ना कि वो स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज समथिंग, लाइक इट्स आइदर ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। तो आर्डर्स कॉलिंग की जो बात कर रहे हैं, या तो ट्रेडिशनल वाले जो आर्म चेयर थ्योराइजिंग कर रहे थे,
या तो वो उनको बोल रहा है कि इट्स एन आर्टिस्ट कॉलिंग, घर पे बैठ के मत बताओ, या और या फिर वो सर्वाइवल। बिहेवियरल वालों को बोल रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स पे मत जाओ, इंक्लूड वैल्यूज एज वेल। तो आई थिंक वो डेविड ईस्टन वाला ही तो व्यू हो गया। वो कह रहा था कि मतलब भले ही आप ना प्योर साइंस बनाने की जगह अप्लाइड साइंस बनाओ इस चीज को, या आप जो है वो जो डेटा है उसको इंटीग्रेट करो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के साथ। आई थिंक उसी सेंस में भी ये भी वही बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मुझे भी वही लग रहा that one, है, एक्शन इन रेलेवेंस वाला चीज। action and relevance. Okay. जॉन कमिंटर, थोड़ा सा कोई और कुछ मिले यार इसके ऊपर तो डाल देना। यार हाँ आई वो थिंक शायद सही क्वेश्चन लग को रहा है। अगर सही इंटरप्रेट करेंगे ना, देन वी हैव कंटेंट फॉर एवरीथिंग। हाँ वही थोड़ा प्रॉब्लम है, ये काफी मतलब पढ़ा भी नहीं था डायरेक्टली ये आ गया, ऐसा तो नहीं चलता दिमाग उसमें। जो अभी हाँ, समीप ने पोस्ट किया ना उसमें मेरे को समझ में आ रहा है कि वो ये नहीं बोल रहा है कि जैसे बिहेवियर बोल रहे थे कि नहीं सिर्फ साइंस होना चाहिए, तो वो साइंस नहीं बोल रहा, वो दोनों का कोएग्जिस्टेंस ही बोल रहा है। तो फिर करेक्ट शायद करेक्ट। वो पोस्ट बिहेवियर स्कूल वाला ही होगा जो हाँ बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिहेवियर मतलब वही को हाँ साइंस सेम। बोलते हैं, एम्पिरिकल। हाँ सेम ईस्टर्न वाला ही तो व्यू हो गया कि हाँ सिर्फ आप बिहेवियरलिस्ट करके साइंस मत बनाओ, तो अप्लाइड साइंस में कन्वर्ट करो उसको, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होना चाहिए उसका। तो वो बेसिकली वो भी दोनों का ही क्रिटिसिज्म कर रहा है ईस्टर्न भी, कि आप वो ना आमचे रेवोल्यूशनरीज बनो, ना वो आइवरी टावर में बैठ के वो अपनी टेक्निक्स परफेक्ट करो। वो जो एक्चुअली हाँ, में बनाना है तो वो कुछ यूजफुल यूटिलिटी का बनाना पड़ेगा। राइट राइट, मेरे ख्याल से मतलब लाइक वी हैव टू टेक ईस्टर्न, तो आएगा ही आएगा, एंड ईस्टर्न का पोस्ट बिहेवियरल वाला आएगा कि हाउ ही रीफॉर्मुलेटेड बिहेवियरलिज्म एज पोस्ट बिहेवियरलिज्म करेक्ट करेक्ट। टू मेक इट मोर लाइक रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो वैसे करके मतलब मेरे ख्याल से क्वेश्चन की डिमांड अब जाके शायद क्लियर हो गया कि नाउ वी कैन राइट, ऑल ऑफ अस कैन राइट दैट करेक्ट। सब। ठीक है, तो एक बार इस पे भी ये लिख के आते हैं यार वापस। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। Comment on political theory is quite simply men's attempt to consciously understand and solve the problem of his group life or organization. It is the disciplined investigation of political problems, not only to show what a political practice is, but also to show what it means. In showing what a practice means or what it ought to mean, political theory can alter what it is. Wow. आई थिंक ओवरऑल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करना है इसमें। तो कौशिक ने लिखा है इसके ऊपर। इंटरप्रिटेशन भी लिखा है। तो ये रीड करेगा क्या इसको? Political theory is systematic study of the political phenomena. The given statement of Sabine explain meaning of the political theory as well as their role and relevance in human life. Political theory provides way Political theory provides way for analysis, explanation, and criticism of day-to-day political phenomena and political behavior in human society. Society is seen as a unique form of human organization where man distinguishes himself as a political being. Even Aristotle held that man is a political animal. Further, Aaron and Michael Oakeshott emphasizes on special value of political life for man as it provides for freedom, action, and full human development. And thus, there is a need to understand what political life is. In this context, Wolin says that political theory seeks to comprehensively describe the word political. Political theory is different from political science. While political science may seek to arrive at generalization and laws about politics, political theory applies ethical criteria and endeavors for critical analysis and justification. Further, it is not limited to understanding immediate and local questions, but takes a macro view of political inquiry, which spans all of humankind beyond specificities of culture, place, or time. In given statements, Sabine further emphasizes the role of political theory in altering the present political structure of human society. Accordingly, it not only explain political phenomena but also provide ideas, concepts, and theories which help to shape even further politics and political behavior. On similar lines, Wolin puts that political theory seeks to shape an architectonic vision for future political order and calls visionary political theorists as epic theorists. He goes on to explain way of looking at the world and its political structure and relationship. Political theorists not only give their view of the political order but actively attempt to change the world as well. The future relevance of political theory can be understood from writing of Sabine. He says that as there is no concluding chapter to politics, there can be no concluding chapter to political theory. ये वाला जो लास्ट वाली लाइन है वो वही है, मतलब थीसिस एंटीथीसिस ऑफ सिंथेसिस वाली देखा जाता है।
इसका होलिस्टिक ही लग रहा है आई थिंक। कोई एडिशन किसी को लग रहा है इसमें होना चाहिए था? सचिन ने लिखा है आई थिंक। सचिन आई थिंक स्ट्रक्चर दिया है इस पे। कोई क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है किसी का कुछ? हाँ, ये कौशिक ने लिखा है कि ने मतलब कैसे इंटरप्रेट किया है। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी का नीड और रिलेवेंस क्या है, हाउ इट शेप्स और ऑल्टर प्रेजेंट पॉलिटिक्स एंड कंटिन्यूड रिलेवेंस। मेरे को जितना समझ में आया ऊपर का एक में क्वेश्चन पे। क्या? हाँ, क्वेश्चन दिखा ना एक में। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल थियरी की मतलब क्या हेल्प करता है, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और ये वही है इन्वेस्टिगेट करने का। हाँ, पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो है वो, और वो उसका मतलब क्या होता है, तो वो प्रैक्टिस का। हाँ, अगर हमने वो हमारी प्रैक्टिस, अब हमारी थियरीज का अगर यूज़ करके हम जो चीज़ है उसको भी चेंज कर सकते हैं जो हमको चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब जो सिचुएशन है, अगर हम थियरी का यूज़ करें तो उसको अल्टर कर सकते हैं। हाँ यार, ये मेरे ख्याल से वही है जो इवन सेबाइन है ना, सेबाइन मेरे ख्याल से तो वैसे भी नॉर्मेटिव फिलोसफी को बोलता है। उसका जो लास्ट स्टेटमेंट है, अगर पहले का सारा 2 लाइन छोड़ के हम सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट पढ़ें, व्हाट अ प्रैक्टिस मीन्स और व्हाट इट ऑट टू मीन, पॉलिटिकल थ्योरी कैन ऑल्टर व्हाट इट इज। तो लाइक ये वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जैसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोलते हैं, अप्लाइड साइंसेज वाला। बाय अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो ऑल्टर इट। तो जैसे प्रैक्सिस वाला है कि सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट यू हैव टू ऑल्सो, लाइक वो क्या है, मार्क्स का कुछ स्टेटमेंट है मार्क्स का प्राइम एग्जाम्पल हो जाएगा। ना। और ऊपर भी उसने एक जगह लिखा है, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ग्रुप लाइफ। तो लाइक वो सॉल्विंग प्रॉब्लम और ऑल्टर व्हाट इट इज उस पे जा रहा है उसका पूरा। वैसे कीवर्ड्स अगर निकालें तो मेरे ख्याल से व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, इट्स नॉट जस्ट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव टू हैव नॉर्मेटिव फिलोसफी, जिससे ऑट वाला कोई वर्ड जो यूज हुआ है, एंड उन दोनों को रिकंसाइल करके उससे सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ मे बी। अप्लाइड पार्ट में तो आई थिंक मार्क्स से आ सकता है। और क्या कोई ऐसा अप्लाइड साइंस में और कौन से स्कॉलर्स आ सकते हैं? आई थिंक नीचे सचिन ने भी शायद वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ने लिखा है मतलब गुड आंसर, बट इन माय व्यू अ पैरा रिगार्डिंग अप्लाइड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शुड आल्सो बी मेंशन्ड, हाउ आइडियाज रिलेटेड टू नॉर्मेटिव वैल्यूज लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स एक्सेट्रा एनरिच द ग्रुप लाइफ। Mention the phase of behavioralism when political theory has lost its purpose, and how post-behavioralism tried to reconcile both technique and substance. Okay. Now you can mention Clementis, वही RDS calling वाला। तो पहले ये पढ़ लेना चाहिए था अपने को, पता चल जाता क्लेमेंट क्या बोल रहा है। तो भी क्लियर नहीं होता ना, इसने तो वही स्टेटमेंट ही तो लिखी है। नहीं, उसके ऊपर लिखा है ना, फेजेस ऑफ बिहेवियरलिज्म, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने रिकंसाइल करने की कोशिश की, इसके कंटेक्स्ट में क्लेमेंट ने बोला। अच्छा, अप्लाइड पार्ट में जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स बोल रखा है, तो जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में हम बता सकते हैं अमर्त्य सेन, रॉल्स वगैरह, जो पॉलिटिकल थ्योरीज में एक मतलब विजनिस्ट अप्रोच देते हैं। सोशल लिबरल्स, रॉल्स, मैकफर्सन, माइकल वॉल्सर इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, नॉजिक बोल सकते हैं राइट एंटाइटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो आईपी में चले जाएं तो हम लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट की बात कर सकते हैं, वो भी आइडियलिस्ट अप्रोच देते हैं पर साइंटिफिक भी यूज़ करते हैं, जैसे वो ईयू वर्सेस एपेक, मतलब ऐसे मॉडल्स और क्रिएट करो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, साइंटिफिक बेसिस पे, बट उनकी विजन क्या आइडियलिस्टिक है। तो सीपी अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चले जाएं तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल कल्चर, ये सब भी मतलब सोसाइटी की और पॉलिटिकल थिंग की लिंकअप का बोलते हैं, तो उसमें भी साइंटिफिक और ये अपना फिलोसॉफिकल नॉर्म्स, हाँ नॉर्म्स बेस्ड वो सब यूज़ हो रहा है। फेमिनिज्म पे आ जाएं तो है ना, वो भी एक विजनिस्ट अप्रोच देते हैं, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह। हाँ, एक्चुअली मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में काफी स्कोप है कि उसको थोड़ा कंटेम्परराइज करके और एग्जांपल्स वगैरह से साइड करके, ऐसे मतलब पोस्ट बिहेवियरल जो है उसमें हम जा रहे हैं, एंड पोस्ट बिहेवियरल का क्रक्स है कि हम वी नॉट ओनली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी ऑल्सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू इट। So political theory should focus on understanding the problem, providing a solution to it, and that's how like normative philosophy भी normative ideas भी जरूरी हो जाते हैं।
because they are like the guiding light to the solution. तो वैसा टाइप रॉल्स और उसका अफर्मेटिव एक्शन का आइडिया हम्म, के ऊपर बेस्ड है हाँ उन्होंने करेक्ट वही या फिर मतलब हम थियरी से कैसे प्रैक्टिस में चेंज ला सकते हैं। तो शायद इंस्टीट्यूशन का बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के कंपोनेंट में एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें मेथोडोलॉजी आ जाती है और दूसरे प्रिंसिपल और वैल्यूज रहते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का दे सकते हैं ऐसा अगर देना है तो। और कोई आइडिया है इसके ऊपर देखो ठीक है then I think let's just चलते हैं। क्या अपने को दूसरे टाइमलाइंस यूज करने चाहिए क्या, मतलब प्लेटो के टाइम के या दूसरे के टाइम पे ऐसा कुछ, या फिर स्ट्रिक्टली वो। स्टार्टिंग में बता सकते हैं ओरिजिन से, जैसे सचिन ने भी लिख रखा है तो उन्होंने भी पहले मतलब बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करने बोला है, तो हाँ हम ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे उसका थोड़ा ओरिजिन वो तो देंगे ही हम आंसर में आई गेस, फिर उसके बाद अप्लाइड पार्ट पे जाएंगे। तो मतलब वही बोला गया ना कि एवरी थिंकर ट्राई टू अंडरस्टैंड इज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू चेंज इट करके भी, कि प्लेटो को भी वो सही नहीं लगा था, अंडरस्टैंड किया उसने और फिर उसने चेंजेस लाने की कोशिश की, दो आइडियलिस्टिक निकला। मार्क्स का भी वैसे ही था करने का। चले आगे। क्वेश्चन 50 हो गया था अपना। Question 6. Examine the significance of behavioral revolution in politics. And the significance of behavioral revolution in politics. So, the analysis of politics from an academic point of view dates back to ancient Greece, where the philosophers like Plato saw politics as an integral part of ethics. Subsequently, various approaches were developed, like normative approach, empirical approach, institutional approach, etc. Such traditional approaches were criticized by Charles Merriam for lack of scientific vigor. Moreover, they were divorced from the contemporary event, like rise of fascism. His book, New Aspects of Politics, Merriam called for value-free analysis of politics. Robert Dahl talked about decline of political theory and thus called for removal of armchair theories of politics. In this context, the behavioral approach to politics developed. It is mostly associated with the work of American political scientists after the World War II. David Easton has described various features of the behavioral revolution. This includes regularity, study of behavior rather than ideas, verification, systematization, interdisciplinary, value neutral, etc. The significance of behavioral revolution uh, is foremost in the fact that it helped to tackle the first crisis of political theory as it became static. It thus credited with the revival of political science. Further, it promoted a scientific research. The essence of behavioralism is in bringing scientific methodology. This increased the respectability of the discipline. They also helped in analysis of various contemporary political phenomena. For instance, it revived the insights on electoral behavior, which helped the political parties in framing manifestos. Moreover, in the wave of decolonization after the Second World War, many new political systems emerged. Traditional approach was insufficient, as here socio-cultural context also needed to be taken into account. Behaviorism promoted such research. At the same time, behavioral revolution was also criticized. The traditional scholar criticized this for giving primacy to technique over context, as well as for excessive generalization of human behavior. Marxists claim that it was a political agenda, criticism of socialism, and defense of Western way of life. Example, elitist theory, iron law of oligarchy attacks socialism. Further, it is
further, it introduced many unnecessary complications. Correct. Despite such criticism, behavioral revolution need to be at least credited for the revival of politics when the decline seemed apparent. Moreover, it revolutionized and modernized the methodology of political analysis. पढ़ के तो I वापस think रिवीजन हो गया अपना। हाँ, पढ़ के तो होलिस्टिक ही लग रहा है। आई थिंक मिसिंग तो नहीं है। कुछ लग रहा है क्या किसी को ऐड पूरा करने ही है लायक? मतलब। हम्म, ये वैसे ये वाला कोड तो आई थिंक इसका था ना, डेविड ईस्टन वाला। रॉबर्ट डाल ने भी बोला, रिमूवल ऑफ आर्म चेयर थ्योरी। ईस्टन का ही है ना ये तो? पता नहीं होगा ईस्टर्न का कि देख लेना एक बार। मेरे ख्याल से तो ईस्टन का ही है इन दिस कंटेक्स्ट। एक स्कॉलर आई थिंक वो वाला ऐड ऑन कर सकते थे। इसमें कंक्लूजन में। नहीं नहीं, वो तो मेरे को बस ख्याल आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक आध कोई और इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़े कम लग रहे हैं। चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन के ऊपर ही बात करी गई, और एक सीधा मेरे ख्याल से वो रॉबर्ट डैल का लिखा था, बट आई थिंक वो भी ईस्टन ही है। कोई है क्या आइडिया किसी के पास और कुछ बिहेवियरलिज्म में ऐड ऑन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए कोई और स्कॉलर? मेरे पास एक खुन का है, थॉमस खुन। उसने बोला है कि behavioralist strict adherence to pure science is responsible for its failure to attend to pressing social and political issues of the period. तो behavioralist को हाँ, क्रिटिसिज्म में तो काफी सारे हैं, लाइक लियो स्ट्रॉस भी है, पॉपर भी है, काफी है। सिग्निफिकेंस में अगर सब्सटेंशिएट करना हो तो वही 2-3 ही है। सिग्निफिकेंस में तो ईस्टर्न नहीं किया है, मतलब देखा जाए तो। हाँ, बाकी वो बता सकते हैं हम, लाइक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच आई, जैसे वो एक और लाइन लिख रखी थी नोट्स में कि इलेक्शन स्टडीज काफ़ी आई, मतलब साइंटिफिक उन्होंने डेटा कलेक्शन वगैरह कर दिया, तो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को काफ़ी फ़ायदा है ये वाली स्टडीज से। जो पर्टिकुलर मतलब साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो सब मेंशन कर सकते हैं, उनकी रूट्स इससे हैं। वो तो मेंशन किया शायद। किया है? ठीक है फिर। मतलब कुछ deconvolution स्पेसिफिक वाला। स्टडीज पता है क्या? कुछ स्पेसिफिक स्टडीज जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन में आई हो, उनको अगर साइड कर सकते? सेफोलॉजी था, और ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, मतलब एज हाँ, अ उसके सेपरेट। अंडर में उसके हाँ, अंडर में एज किसी ने, थ्योरिस्ट ने मतलब कोई रिसर्च की हो जिसका कोई एग्जांपल कोई बुक हो गई हो, या वोटिंग बिहेवियर पे कोई स्टडी हो उस टाइप। मतलब मेरे ख्याल से लार्जली तो सिग्निफिकेंस तो वही है जो शिवानी ने बोला अभी, और शायद एक दो पॉइंट इसने साक्षी ने भी डाल ही रखे हैं। तो सिग्निफिकेंस के एस्पेक्ट से तो आई गेस आंसर काफी होलिस्टिक ही है। बस हाँ, कुछ नया स्कॉलर रहेगा या कुछ नए एग्जांपल्स कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन में कोई मेजर स्टडी आई हो अंडर बिहेवियरल रिवोल्यूशन, तो वैसा ईस्टर्न का ही कुछ काम। सिग्निफिकेंस में शायद वही रहेगा कि पोस्ट बिहेवियरल ने भी बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंस नहीं किया है, बस वो आखिर में तो उसकी मेथोडोलॉजी उसने ली है बिहेवियरल से। बस उन्होंने वैल्यूज भी डाले हैं ताकि वो सोशल चेंज में एप्लीकेशन में काम आ सके, तो वही सिग्निफिकेंट पे हो जाता है वैसे। वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म नहीं हो जाएगा? जैसे बिहेवियरलिज्म तो सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते थे, वो फिलोसफी या किसी भी नॉर्मेट प्रिस्क्रिप्शन से वही दूर तो बोल रहना रहा हूँ चाहते। कि हाँ हाँ, मतलब पोस्ट बिहेवियरल ने भी आखिर में बिहेवियरल की मेथोडोलॉजी यूज की है, और हाँ, वो आखिर भी। में वैल्यूज के साथ। हाँ, वही। मतलब मेरे ख्याल से वो उसको ऐसा कंक्लूजन में डाल सकते हैं क्या, जब क्रिटिसाइज कर दिया उसके बाद कि बाकी जो आया है उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म वो भी एक तरह से सिंथेसिस ही है, वो
करेक्टिव है ना कि उसका रिजेक्शन है। करेक्ट। उस टाइम पे एंड करना सही रहेगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 कमेंट ऑन पोस्ट बिहेवियर। शिवानी ने लिखा है। इस पे रह नहीं गया वैसे कुछ डिस्कस करने वाला, पिछले क्वेश्चंस में हो चुका है सारा कुछ डिस्कस। मैं स्ट्रक्चर बता दूं अपना, मतलब कंटेंट सारा वही है, हम कर रहे हैं। तो वो ब्रॉडली स्ट्रक्चर बता दो। तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के बारे में लिखना है सारा कुछ। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है पॉलिटिकल साइंस से, मतलब एरिस्टोटल ने मास्टर साइंस वगैरह बोला है, एंशिएंट टाइम में फिलॉसफी थी, धीरे धीरे एम्पिरिकल मेथड्स जो हैं वो डिसिप्लिन में आने शुरू हुए। फिर मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर दी, फिर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, बिहेवियरलिज्म की, ईस्टर्न और डैल की। फिर वो प्योर साइंस बनाना चाहते थे और जो बेइज्जती वगैरह करी है सेबाइन और डनिंग की उन्होंने। फिर उसके बाद शॉर्टकमिंग्स जो बिहेवियरलिज्म में आए, तो फिर लगा कि हाँ हमको वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं वो इनकलकेट करने चाहिए, ये रिवाइव करना चाहिए। तो डेविड ईस्टन ने फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म दिया और उसके लेक्चर का टाइटल था क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। फिर उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि हमको थ्योरी में रेलेवेंस इंश्योर करनी है, टेक्निक ज़रूरी है पर ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पर्पस ज़रूरी है। तो जो हम्म, जो बोल रहे हो कुछ आप? नहीं। तो फिर जो पहली अप्रोच थी लियो स्ट्रॉस वगैरह, वो बोलते हैं कि साइंस के कारण जो है क्राइसिस आ रहे हैं, दांते जर्मिनो बोलते हैं। पॉपर भी सेम चीज़ बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ फाल्सिफिकेशन की साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं वो वायबल नहीं है सोशल साइंस में। बट जॉन रॉल्स के वर्क, मैकफर्सन के वर्क जो हैं वो फिलोसफी को रिवाइव करने की कोशिश, मतलब उस लाइन में है। फिर उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म काफ़ी ज़रूरी थी और पॉलिटिकल साइंस को इसने अप्लाइड साइंस की फॉर्म दी है। और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो और वैल्यूज़ के बिना वो नहीं हो सकती। फिर जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो ट्रेडिशनलिज्म का रेप्लिका नहीं है, वो बिहेवियरलिज्म को वो आगे लेके गई है, और जैसे पलाश बोल रहे थे कि अप्रोच उन्होंने सेम यूज़ करी हुई है। फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो वही आर्टिस्ट कॉलिंग वगैरह। तो राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस कॉन्सेप्ट जो हैं वो अभी भी सेंट्रल है पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें वैल्यूज़ और नॉर्म्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम जो साइंटिफिक अप्रोचेज़ हैं वो इलेक्शन स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी उन्होंने हेल्प करी और स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोचेज़ वगैरह में करी है। तो द थिंग इज़ कि अपन को दोनों चाहिए। और उसके बाद वही मैंने एंटी थीसिस वाली लाइन लिख दी है, सिंथेसिस और थीसिस वाली। पर इसमें जैसे मैंने रेलेवेंस, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस नहीं दी, तो जैसे हम पीछे डिस्कस करके आए हैं वो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में, वो सचिन वाले क्वेश्चन में, अमर्त्य सेन, स्टिग्लिट्स वगैरह, वो सारी इसमें भी फिट हो सकती थी आई गेस, जब हमने कंप्लीट रेलेवेंस देनी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अमर्त्य सेन, स्टिग्लिट्स, रॉल्स, मैकफर्सन, नॉजिक, सीपी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो अप्रोचेज हैं, या आईपी में जो अप्रोचेज हैं, बस। सही है। Then I think next पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन 8, पोस्ट बिहेवियरिज्म इज नॉट अ, लिखा नहीं किसने, पहले लिखा हुआ है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बोला ये पूरा ही है, वैसा ही है। मैंने भी मतलब ओल्ड साइंस वगैरह बोला है, फिर एरिस्टोटल का बताया मास्टर साइंस से इंटरडिसिप्लिनरी है, मास्टर लर्न करते हैं और डिसीजन लेते हैं तो स्टेट से रिलेटेड है। फिर हम चेंजिंग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो पहले तो ये ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के से डोमिनेटेड था, जिसमें फिलोसफी, इम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, लीगल इंस्टीट्यूशन वगैरह था। ये वर्ल्ड वॉर 2 तक कंटिन्यूड था। इसमें स्कॉलर सोक्रेटिस वगैरह बता दिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज प्लेटो बता दिया। ये नॉर्मेटिव अप्रोच की बात कर रहे हो, आइडिया ऑफ गुड लाइफ की बात करते थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे इसमें कि एम्पेरिकल और हिस्टोरिकल मेथड हम मैकियावेली की वार्निंग्स में देख सकते हैं, जो प्रिंस को बोलता है कि जैसा वर्ल्ड है उसको वैसा देखो, ना कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहो। फिर एरिस्टोटल के इसमें देखते हैं लीगल इंस्टीट्यूशन इसमें, जिसमें वो पॉलिटिक्स में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर वगैरह करता है और एनालाइज करके क्लासीफाई भी करता है। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वी सी द इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरल स्कूल एंड विद इट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव क्रिटिसाइज किया गया था कि वो आउटडेटेड है और डिक्लाइन हो गया था डिसिप्लिन का। ईस्टर्न ने बोला था कि ये फिर डेथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। उसने खुद ही ट्राई किया रिवाइव करने का, एज अ प्योर साइंस किया, जिसमें उसने 8 फीचर्स वगैरह दिए। कुछ फीचर्स में बता दिए कि वैल्यू न्यूट्रल
वगैरह है, रेगुलरिटीज एक्सेट्रा। फिर बिहेवियरलिज्म डेमोटेड कंप्लीट चेंज। फिर एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी दोनों चेंज हो जाती है, जैसे हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं और कैसे वो पर्पज को यूज़ किया जाता है, फैक्ट्स के वगैरह में बताया जाता है, ठीक है। तो इट वॉज अ डिस्पैशनेट एंडेवर। ब्राइस ने बोला है कि वी नीड फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फैक्ट्स वगैरह। फिर दे कुड अरेस्ट द डिक्लाइन, उसका सिग्निफिकेंस बता दिया, एनालिसिस बता दिया कि वो हेल्पफुल है थियरी और प्रैक्टिस में समझने के लिए, कंटेक्स्ट उसके लिए समझने के लिए। फिर बिहेवियरल स्कूल 2 के अंडर क्रिटिसिज्म 50 और 16 में बहुत सारे इंस्टेबिलिटीज हुई, मूवमेंट आए, एग्जाम्पल दे दिए। फिर स्कॉलर्स डिडंट हैव एनी सोल्यूशन, वो बिजी थे पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने में। फिर ईस्टर्न ने क्रिटिसाइज किया था, वो आइवरी टावर्स वाला, और बिजी थे वो मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन में। खुन ने भी बोला था कि वो स्ट्रिक्ट अडेरेंस जो था वही कारण था उनके फेलियर का। फिर सेकंड फेज ऑफ डिक्लाइन को भी कर्टेल किया गया, उसमें इमर्जेंस हुआ पोस्ट बिहेवियरलिस्ट का। ईस्टर्न ने अपना क्रिएटिव थियरी की बताई, उसमें एक्शन और रेलेवेंस के बारे में बताया। फिर ईस्टर्न ने क्लैरिफाई किया कि रिजेक्शन नहीं है, बल्कि हम बिहेवियरलिज्म को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। ट्रेडिशनल अगर थीसिस है, एंटिटीज वगैरह बता दिया मैंने। फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म में दोनों कॉपरेट किया, वैल्यूज और नॉर्म्स को गाइड की तरह यूज़ किया, और पाथ में उन लोगों ने रिगरस मेथोडोलॉजी को यूज़ किया टू सॉल्व द सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। फिर कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देखते हैं री इन्फ्लुएंस इन फिलोसफी led to the emergence of contemporary perspective of critical school, feminist school, postmodern school, etc. They call for a re-study of concept and fact to re-interpretation of history, etc. वगैरह बता दिया। फिर नेक्स्ट में मैंने थोड़ा फेमिनिस्ट के बारे में बता दिया कि उन लोगों ने डिसिप्लिन को बोला है कि जेंडर वगैरह में बायस है। पर्सनल पॉलिटिकल बोलते हैं कि पर्सनल डोमेन को भी इंक्लूड करना चाहिए पॉलिटिकल स्टडी में। पोस्ट मॉडर्निज्म एम्फाइज करते हैं डीकंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट, कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग उनका ट्रेस करते हैं वो लोग निश्चय के गॉड इज डेड नो अल्टीमेट नॉलेज। डेरिडा भी बोलता है अंडरस्टैंडिंग, सारी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रूफ नहीं है, ये कर सकते हैं। Thus we see that there are many claims and counter claims, different method and approaches. It seems chaotic, but it is also point towards the discipline of political science to be democratic. Conflicts and disagreement is at the heart of the politics, and in turn at the heart of political science. Politics itself is very complex, and choice of approach depends upon the objective of research. Single approach is never sufficient. Thus we need is a combination of approaches to understand and solve the political problems of our time and for times to come. End कर दिया। सही है यार। सब कुछ डालना ऐसा लग रहा था मुझे। सब कुछ डाल भी दिया तुमने। सही कुछ है, नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा। रिवीजन का ठीक काम है यार, मॉडल आंसर है यार ये तो। पूरा चैप्टर है भाई, उसमें पूरा चैप्टर है, सही है वो। कोई और एडिशन? शिवानी, समीप, कानू, वरुण? नहीं, जगह कहाँ है इसके उसमें? नहीं, कोई और आपका व्यू हो गया, हाँ, ये इसकी जगह ये लिख सकते हो, ऐसा कुछ? ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैंने लिखा है द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी। एक बार मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, मतलब इसको कैसे लिखना चाहिए था? सारे मतलब स्कॉलर्स ने कैसे पॉलिटिक राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे इंटरप्रेट किया है, और कैसे वो हर पॉलिटिकल थियरी में सिग्निफिकेंस मतलब कितना इफेक्ट डाल रहा है वो हर पॉलिटिकल थियरी को बनाने में। जैसे एरिस्टोटल केस में आ गया, या फिर मार्क्सिस्ट में भी आ गया, लॉक केस में आ गया, हाँ लॉजिक में भी आ मतलब, गया। हाँ मैंने भी उसकी लाइन्स पे लिखा है, तो थोड़ा पढ़ देता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। वो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी से ही डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। द राइट टू प्रॉपर्टी इज one such value which has been widely debated by various scholars ranging from Plato to Marx. The genesis of right to property can be seen in the work of Plato, who in his book Republic categorically denies right to property to the guardian class by giving the concept of communism of property. He suggests that it will ensure philosopher king does not corrupt. So supplementary mechanism or idea. Later, Aristotle, the greatest disciple, as well as the greatest critique of Plato, argues that it is not logically possible and neither desirable. He compares Plato's idea with a medication that is worse than the disease itself. Aristotle suggests that there should be a right to property, as it is sense of motivation to the people as they've earned it by the efforts of their labor. He also gives the concept of individual ownership and common use, a concept similar to Gandhi's trusteeship idea, that the surplus is given back to society. Later in the medieval times, the idea of property was revived in the political theory by John Locke, who gives men
who gives men absolute right to his property. Locke argues that since a man earns property by his own labor, therefore he should have absolute right to the property. And if state encroaches upon this right, the man has right to, then the man can revolt against the state. That is why Locke is called the father of possessive individualism. However, फिर मार्क्स को क्रिटिसाइज करता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि लॉक का व्यू argues that property ownership creates a class distinction of haves and have not, where the haves exploit the have not for their material gain. Marx suggests the idea of communism of property, where the property is seen as a collective good and used for the benefit of the society at large. His ideas were put into action by Lenin by bringing property under state control. तो थोड़ा I think और बेटर हो सकता था USSR का रेफरेंस लेके. But then the ideals of Marx has been criticized by the neoliberals as a vulgar utopia, which in reality is equivalent to sharing of poverty. Neoliberal scholars like Nozick give the idea of entitlement theory, that is, man has absolute right over his property because it is a product of his labor. He suggests that state's encroachment on the right amounts to the contempt of mutual non-aggression. मतलब वो मेरे को ये एग्जैक्टली टर्म क्या था, किसी को पता है क्या वाला प्रिंसिपल जो उसने दिया था नॉजिक ने? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन था या फिर पता हो तो बता देना यार. फिर मतलब कंक्लूजन मैं कर नहीं पाया, मैं उसको टाइम में करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने ऐसे एंड कर दिया. बता दो यार. कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं ना, मतलब इनिशियली उन्होंने भी राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल में बोला था ना, फंडामेंटल राइट दिया था. तो भी डाल सकते हैं, बाद में उसको लीगल बनाया है. इसे कंक्लूजन में कह रहे हो या इसके अंदर बॉडी में ही कह रहे हो? नहीं, मतलब इन जनरल बॉडी के अंदर डाल सकते हैं ना, कि मतलब इनिशियली अपने जो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने अपने विजन से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाया. इसको आप मुझे तो लगता है कंक्लूजन में भी डाल ही सकते हैं. मैम डालती है रेलेवेंस के पॉइंट है कंक्लूजन. हाँ, मेरे को भी ये कंक्लूजन में लगा क्योंकि बॉडी में तो अपन सारा पॉलिटिकल थ्योरी से डील करेंगे ना. या हाउ दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज सिग्निफिकेंट इवन इन टुडेज टाइम. सर राइट टू प्रॉपर्टीज को हम इनइक्वालिटी से जोड़ सकते हैं क्या? मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल का थोड़ा यही था कि दैट इज द कॉज ऑफ इनइक्वालिटी एंड इट्स कॉज ऑफ मतलब इनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेट की जो है. एरिस्टोटल प्लेटो का अभी वो ये देता है ना, मतलब क्योंकि रिच और पुअर वो क्रिएट करता है, इसलिए वो कंस्पिरेसीज होती है ऐसा बोल रहे थे वो लोग, और इसलिए वो कम्युनिज्म को डालता है, और करप्शन भी उसका एक मतलब पार्ट था. हाँ वो तो प्लेटो का तो वो वाला पार्ट डालना ही ना कि गार्डियन क्लास को वो दिया है सिर्फ के, मतलब गार्डियन क्लास को तो कम्युनिज्म ही करना है प्रॉपर्टी का, तो वो तो चीज डालनी है. और फिर एरिस्टोटल मतलब सारे जो स्कॉलर्स है पहले से आके अभी तक, मतलब पहले तो प्लेटो वगैरह भी बोले और ये भी बोले, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं उसको इनइक्वालिटी से जोड़ा, और ये सारे कंसेप्ट मतलब हार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो तो अपने दे ही दिया उसमें. तो मतलब मैं सोच रहा था कि इनइक्वालिटी से जोड़ के कोई और डिमेंशन निकल सकता है क्या? फेमिनिस्ट अप्रोच लग सकती है. फेमिनिस्ट का प्रॉपर्टी पे क्या था? वो बोलते हैं ना कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो विमेन है वो सबसे ज़्यादा पुअर है, वो सबसे कम प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वो विमेन के पास है, तो वो प्रॉपर्टी डिमांड करती है. मतलब ऑन पेपर मेन के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो ये एक फैक्टर रहता है. क्योंकि बोलो. मतलब ये पॉइंट मेरे भी दिमाग में आया था, बट फिर मेरे को कोई ऐसा स्कॉलर नहीं याद आ रहा था सब्सटेंशिएट करने के लिए कि किसी ने ऐसा बोला हो. मैंने देखा नहीं इसको. कोई है स्पेसिफिक स्कॉलर इसमें? बाकी नहीं, स्कॉलर तो याद नहीं आ रहा. आंसर वैसे मतलब मैंने भी ऐसे लिखना था, बहुत अच्छा लिखा आपने, कंप्लीट लिखा है, मगर मतलब पॉलिटिकल थॉट से ज़्यादा नहीं लग रहा ये. मैंने भी यही कुछ लिखना था वैसे, जैसे थ्योरीज में लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, राइट, मतलब मेरे को लगता है शायद मेन स्ट्रीम थ्योरीज ये होती हैं. वो आपने बोला ना तो मेरे को भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा फिर गलत हो गया. शायद हाँ, दूसरे जो मेन स्ट्रीम जो ये है टर्म्स है उससे शायद हमने वो कनेक्ट करना था शायद.
लाइक जैसे नॉजिक का तो वो डायरेक्टली आ जाएगा लिबरलिज्म के अंडर, है ना? अ, और मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट राइट टू प्रॉपर्टी लीड टू, मतलब क्या इम्प्लाई करेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। मतलब आंसर में क्या है, उन्होंने बताया कि ये स्कॉलर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे लिबरल्स बोलते हैं कि मतलब लाइफ सॉरी मतलब जो भी सिग्निफिकेंस होगा, जो भी इसका इम्पैक्ट होगा एक्चुअली वो बताना ना। और वो संजय, वो जो पॉइंट था लॉजिक वाला, वो ये था कि इट गोज, मतलब टैक्सेशन या फिर रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेसिव। मतलब वो बोलता है कि टैक्स को लेना वो एग्रेशन दिखाना होता है। अमीर कुछ बोल रहे हैं? हाँ यार, मैं वही बोल रहा था कि शायद जो थॉट दे रखा है ना, थ्योरीज दे रखी हैं, मतलब जो थिंकर्स दे रखे हैं, उन्हीं को वो उन्हीं को एड्रेस करना है, बट वी नीड टू समहाउ इंट्रोड्यूस वर्ड्स लाइक जस्टिस, इनइक्वालिटी, ये सब, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद वो पॉलिटिकल थ्योरी वाला आंसर हो जाएगा। Can we add Michael Walzer, like blocking of exchange, like benefits of property in politics, like that? एक्चुअली वो कीवर्ड राइट टू प्रॉपर्टी उधर पे, मतलब इट्स नॉट जस्ट प्रॉपर्टी, इट्स राइट टू प्रॉपर्टी। तो हाउ राइट टू प्रॉपर्टी को पॉलिटिकल थियोराइजिंग कैसे करें? हाँ, तो इट्स लाइक राइट टू प्रॉपर्टी, व्हाट यू आर सेइंग इज ब्लॉकिंग एक्सचेंजेस ना। लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज, पहले हम लोग लाइक जो मेजर थिंकर्स हैं उसमें थोड़ा सा कंसेंसस बना लेंगे, देन वी कैन प्रोबब्ली इंट्रोड्यूस वॉल्जर एज वेल। लेकिन मैं तो रहता कि पॉलिटिकल थियरी मतलब होता है एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स वगैरह जो भी है, ठीक है, तो स्टेट वगैरह भी डाल लेंगे। तो इसमें मुझे लग रहा था कि कैसे उन लोगों ने अपने सारे एक्सप्लेनेशन में थियरी ऑफ प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपनी थियरीज बनाई, ठीक है। जैसे मार्क्स ने प्रॉपर्टी को लेके किया कि वो क्लास में हैव्स और हैव नॉट करता है, तो ये क्लासिकल एग्जांपल होगा कि कैसे थियरी राइट टू प्रॉपर्टी या नॉजिक ने जैसे यूज़ किया, उससे अपनी थियरी पूरी डेवलप की जस्टिस की, इस कंटेक्स्ट को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। लॉक ने भी वैसे ही किया। अब बाकी स्कॉलर्स ने भी कैसे उसको यूज़ करके पूरी पॉलिटिकल थियरी बनाई, वो देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा था कि जैसे संजय ने जो आंसर लिखा है वही लिखना है, बट उसमें किसी तरह से समहाउ इंट्रोड्यूस दोज वर्ड्स जो अपने क्या कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्टिस, राइट्स, ये वाले जो इक्वालिटी, लिबर्टी, ये वाले जो वर्ड्स हैं, उन्हीं को वहीं पे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे तो भी इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि चलेगा तो वो वैसे ही। एक्चुअली मैं एक ओनली आईएएस का देख रहा था, ओनली आईएएस ने कुछ समय पहले स्ट्रक्चर्स डाले थे, 2020 का ही क्वेश्चन है, तो उसमें भी उन्होंने उसी तरह से एड्रेस किया। मैं उसको शेयर कर देता हूँ, एंड मेरे को स्ट्रक्चर ठीक ही लगा। जो संजय ने किया है वही करना है, जस्ट वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम फ्यू मोर टर्मिनोलॉजीज देयर। जैसे लॉजिक ने अपना पूरा जस्टिस का कंसेप्ट उसके ऊपर कर दिया, तो अपन वो डायरेक्ट डाल सकते हैं कि जस्टिस इज व्हाट मैन हैज शुड रिमेन विद मैन, ठीक है, वो वाला हो जाएगा। मार्क्स के हिसाब से प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन से ही लोगों का क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो इसलिए हमको चाहिए कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी करके, तो प्रॉपर मतलब ऐसा कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ेगा आपको, ऐसे लग रहा है। और कोई एग्जांपल सोच रहे हैं, मतलब कैसे ये जो दिए है स्कॉलर्स। जैसे लॉक भी बोलता है ना, राइट टू प्रॉपर्टी इज मतलब फंडामेंटल फॉर लिविंग, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है जैसे। वो लिबर्टी, मतलब वो लिबर्टी का कोर एस्पेक्ट है। लिबर्टी का सही है, वो भी अपन लिबर्टी से कनेक्ट कर सकते हैं। एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में राइट टू प्रॉपर्टी लीड्स टू लाइक इनइक्वालिटी, और मास्टर्स हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ था ना, मैं भूल रहा हूँ अभी, मतलब वी कैन इंट्रोड्यूस वहाँ पे। अगेन प्लाटो कह सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड टू गार्डियंस बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। करेक्ट। मैं देखो, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये ओनली आईएएस का डाला है क्या अभी? हाँ यार, वही उनने जो स्ट्रक्चर शेयर किया था वो डाला हुआ है। हाँ, तो उन्होंने देखो शुरू डिस्कस द आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी एंड रैशनैलिटी ऑफ इट्स नेसेसिटी इन एंशिएंट पॉलिटिकल थ्योरी लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, देन डिस्कस द राइज ऑफ बुर्जुआ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन मैकियावेली, ठीक है, देन डिस्कस जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है,
Right. Then discuss criticism of right of property given by Marx, etc. Okay. Then discuss criticism of right to property given by Marx, etc. Then discuss linkage of right to property with other ideas of equality, justice as given by Rawls. Okay. Give contemporary debate on distribution of property and inequality as given by, I think, Thomas Piketty and the like. Conclusion, you may conclude with the relevance of the right to property. Alternatively, you may signify the idea of right to property in Gandhi as well as trust-based model, etc. ऑब्स ने क्या बोला था प्रॉपर्टी पर? मैं भी यही सोच रहा था। ऑब्स ने एज सच तो कुछ नहीं बोला था, बट उसको बुर्जुआ क्लास का थिंकर बोलते हैं ना, कि वो कैपिटलिस्ट क्लास थी, तो वो चाह रहे थे कि उनको भी बेटर राइट टू, मतलब वो ये क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह मिले एज अ होल। मतलब स्पेसिफिकली उसने तो कुछ नहीं बोला था मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी के ऊपर, वो बुर्जुआ क्लास का थिंकर था, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी उनका डिमांड था उस सेंस में मेरे ख्याल से। वो बाकी हो किसी को सकता है, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने क्योंकि सोवरेन को पूरे राइट्स दे दिए थे, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी उसे सरेंडर कर दिया था सोवरेन। हाँ, वैसे भी हॉब्स को अवॉइड कर सकते हैं, उस आंसर में इतने सारे थिंकर्स ऑलरेडी हैं। लॉक डाल सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, लॉक तो डालना है, लॉक तो डेफिनेटली आना है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में शुरू ही उससे होता है, वो तो डालना है। और फिर आई थिंक क्रिटिसिज्म, उसका लॉजिकल क्रिटिसिज्म तो मार्क्स ही है, तो पिकेटी का पता है क्या है उसका? एग्जैक्टली कोड तो नहीं पता, बट वो यार इसी लाइंस में मार्क्सिस्ट स्कॉलर है वो भी, और वही कि इनइक्वालिटी राइज हुआ है, उसी सेंस में उसने बोला है। मार्क्सिस्ट है क्या? मुझे लग रहा था कि वो अमर्त्य सेन टाइप कैपिटलिज्म को टारगेट करता है, वो इनइक्वालिटी राइज होने के लिए। हाँ, मतलब उसको ग्लोबलाइजेशन को भी काउंटर करता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, उसको मैं मॉडर्न मार्क्स वगैरह से भी कई बार रेफर किया जाता है पिट्टी। रॉल्स का क्या था वैसे राइट टू प्रॉपर्टी से? ये मुझको भी आइडिया नहीं है। मतलब वो तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में बोलता है कि जो भी तुम्हें मिला है, मतलब राइट, जो भी प्रॉपर्टी तुम्हें मिली है वो नेचुरली मिली है, वो जस्ट और अनजस्ट नहीं है, ऐसे कुछ बोलेगा ना। तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए वैसे ही, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए इन द फेवर ऑफ डिसएडवांटेज, ऐसे कुछ होगा शायद। दैट इज जस्टिस फॉर हिम। मे बी अफर्मेटिव एक्शन से इसको आई थिंक लिंकेज करना हो कि प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए सेंस में। नहीं, पर वो इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई भी करता है इसी बेसिस पे कि मतलब अगर किसी के पास नेचुरली रिसोर्सेज है, हम रिसोर्सेज को प्रॉपर्टी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन किसी को नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो वो उसके पास इंसेंटिव है और ज़्यादा काम करने के लिए, वो उस चीज़ को इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई भी करता है इसी पे, ताकि उनको और इंसेंटिव मिले। वो मतलब स्टार्टिंग में यही बोलना पड़ेगा अपने को कि वो जो भी उनको प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है, वो क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो भी था वो आपकी नेचुरल इनइक्वालिटीज है, वो कोई जस्ट या अनजस्ट नहीं होती। तो वो एक तरह पे वो जस्टिफाई कर रहा है, स्टेटस को बन रहा है, लेकिन फिर बोल रहा है इवन इफ यू वांट टू रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल वो जो भी डालेगा अफर्मेटिव एक्शन, इट शुड बी मतलब इन द फेवर ऑफ डिसएडवांटेज, वो भी होना चाहिए फेवर, क्योंकि वो दोनों के लिए ही क्या बोलते हैं बेनिफिशियल रहेगा, रिच के लिए भी पुअर के लिए भी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रॉल्स, ऐसा कुछ करके अपने। हम मेरे ख्याल से वही चीज बोल सकते हैं ना वहाँ पे कि उसका जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उसमें वो रिकंसाइल लिबर्टी और इक्वालिटी के वैल्यूज को करता है, एंड वो भी अगेन लाइक इट्स रिवॉल्व्स अराउंड राइट टू प्रॉपर्टी, या जो बंदा जो भी अपना लाइक एक्विजिशन अलाउड है बट उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, तो वो वैसे टाइप रिलेट कर सकते हैं, लाइक समहाउ ब्रिंग दैट रिकंसिलिएशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी पॉइंट। और किनका इक्वालिटी भी रिलेट कर सकते हैं इनिशियल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी दोनों को ही साथ में लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर इनिशियल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन फिर एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे? मतलब वी कैन थिंक ऑन दोज लाइंस, एटलीस्ट मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है वो आई गेस हम लोगों का अभी तक सही है। मेरे को तो वही लगता है क्वेश्चन सही इंटरप्रेट होना चाहिए, बाकी तो कंटेंट रहता ही है काफ़ी टाइम। क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया तो फिर वो हो जाता है कि आते हुए भी गलत लिख के आ जाता है।
वो तो मेन पार्ट ही है अपना। इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है लेकिन कम वर्ड्स में कंटेक्स्ट के साथ लिखना ही सबसे बड़ा रहता है डिमांड। हाँ एक्चुअली मतलब अगर आपको आता ही नहीं है क्वेश्चन तो ठीक है, बट आते हुए गलत लिख के आना तो फिर ज्यादा करता है। ऐड ऑन कर रहे हैं हाँ मैं कह रहा था नहीं, यार, थॉमस पिकेटी वाला एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से वो स्पेसिफिकली इसी लाइंस के ऊपर ही है, तो एक बार देख लेना थॉमस पिकेटी वाला। The more we change, the more we remain same. Capitalism in 21st Century book. द मोर वी चेंज। The more we remain same. The more we change, the more we remain same. हाँ वो डीप है शायद। मुझे तो टाइम लगेगा समझने में। वो वो एक प्रताप भानु ऐसा का नहीं है, रादर देन थ्रोइंग लाइट इट क्रिएट्स, मतलब वो डार्कनेस वाला वैसा कोई करके, पता नहीं शायद राम आरसी गुहा का है, पता नहीं किसी रिजर्वेशन के कंसेप्ट में, तो वो वाली बात याद आ रही थी मेरे को। ठीक है, ऑल राइट, देख लेंगे इसको। और एक क्वेश्चन 8 बच गया था। पोस्ट behaviorism is not a negation of behavioral relation, but only its corrective. How it seek to raise the status of discipline of a political science. नहीं, इस टाइप का तो हो गया ना क्वेश्चन। कर तो लिया ये। हाँ, इसको तो मेन पार्ट broadly बस यही है कि बिहेवियरल का मतलब यूज किया है उन लोगों ने, डेविड स्टोन जो बोल रहा है पूरा नेगेट नहीं किया हमने। करेक्ट करेक्ट, तो आई थिंक ये तो हमने बहुत थोरोली बहुत बार डिस्कस कर कर लिया। लिया। ठीक है देन, आई थिंक एक दो क्वेश्चन है यार जहाँ पे अपने को थोड़ा सा वापस आंसर लिखने का कोशिश करना पड़ेगा। तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन था आरडीएस कॉलिंग वाला, तो इस पे होलिस्टिक आंसर हो जाए, और इसके अलावा फिफ्थ वन। साक्षी वाला सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियर रेवोल्यूशन। मेरा वाला भी फिफ्थ वाला। वाला व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राइसिस इन सजेस्टिव, हाँ रेमेडीज का थोड़ा सा एंगल देखना पड़ेगा। बाकी तो आई थिंक डिस्कस हो गया था, थोड़ा रेमेडीज वो वाला देखना पड़ेगा अपने को कि इंडिविजुअल व्यू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बाकी किसी से कंसल्ट कर लेना, तो उससे मैं कंसल्ट कर। और एक प्रॉपर्टी वाला तो आई थिंक थोड़ा सा इस पे होलिस्टिक आंसर लिखना पड़ेगा अपने को सेंस में। बाकी तो आई थिंक डन आज का तो। प्रॉपर्टी वाले में पॉइंट्स तो काफी हो गए, हो जाएगा। प्रॉपर्टी वाले में Structure पॉइंट हो गया, बस थोड़ा एक स्ट्रक्चर और एक कंक्रीट पॉइंट हो जाए ना। अभी अपने को ब्रॉड आइडिया तो है, बट एक कंक्रीट पॉइंट हो जाए ना इसके ऊपर, आई थिंक रहेगा। तो ये तीन आंसर है टोटल, थोड़ा इनको देखना है अपने को। कुछ भी आपको स्टेटमेंट भी मिलता है, मतलब अगर स्ट्रक्चर ना हो, आंसर ना हो, तो एटलीस्ट पॉइंट्स मिला तो प्लीज डाल देना है। देन आज का वाइंड अप करते हैं है ना। ओके बाय। यार एक सेकंड, कल के क्या टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली? आइडियोलॉजी होगा सर। हाँ मतलब आइडियोलॉजी 2 दिन है 3 दिन, मतलब कैसे है वो, कौन कौन से बचे हैं? पॉलिटिकल थियरी कितने थे ना क्वेश्चन, ये और है? अभी वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी वगैरह कुछ है ना। मतलब थियरी तो खत्म हो गई ना। पावर थोड़ी कर लिया हमने। पावर? पावर का, हाँ। पावर होने का है। पावर होने का है ना मतलब। हाँ करना है ना, मतलब अभी। हाँ बाकी है, मतलब पावर बाकी है। हाँ पावर बाकी है। बाकी तो आई थिंक इक्वालिटी जस्टिस राइट्स डेमोक्रेसी, आईपीटी बचा है। अब तो आईपीटी बचे हुए। आई थिंक वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी और पावर का थोड़ा सा देखना है अपने, वो नहीं देखना है, बाकी तो हो गया। थियरी 2, ऑफ 3, स्टेट। 5 and 6। थ्योरी ऑफ स्टेट भी है ना। अरे हाँ वो भी तो है, क्यूरियस स्टेट। हाँ मैं वही पूछ रहा था कि वो मेरे को देख के समझ में नहीं आया, जो टाइम टेबल एक अक्षय ने डाला था जो, तो 2 तारीख 3 तारीख 4 छुट्टी 5 6, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक बार यार उसके, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लिखा है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अगर हैं तो फिर 4 दिन में कैसे करने वाले हैं उसको?
मे बी वो टेस्ट का भी इंक्लूड कर रहा होगा उसमें। ओके, तो अगर वो 2 दिन में फिर आइडियोलॉजीज करेंगे क्या हम? यार एक बार डिस्कस करना पड़ेगा मेरे को उससे कि ठीक है, ऑल राइट, चलेगा, देखते। ठीक है, मतलब आज बता देंगे शाम तक निकाल, मतलब रात तक आपको। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो, बाय, थैंक यू। चलो बाय।